हेलो एवरीवन, हाउ यू ऑल। कैसे हैं आप सभी और कैसा महसूस कर रहे हैं? तो बेसिकली जैसा हमने एक आरएम सीरीज़ को स्टार्ट किया है अपना इस जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसमें आज हम लोग बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर सॉल्विंग ऑफ इनइक्वालिटी को देखेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है ना, बेसिक मैथमेटिक्स के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग, है ना। तो हाउ टू सॉल्व, ठीक है, ध्यान रखेंगे हाउ टू सॉल्व, हाउ टू सॉल्व इनइक्वालिटीज, है ना, इनइक्वालिटीज। तो इनइक्वालिटी का मतलब ही हमारे पास क्या, कि जहाँ पे हमारे पास कंपैरिजन करना हो मुझे, है ना, जहाँ पे हमें कंपैरिजन करना हो तो कुछ साइन ऑफ इनइक्वालिटी होते हैं, जैसा कि देखने को मिलेगा तुम्हें, है ना। लेस देन, ठीक है ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, और लास्ट में हमारे पास लिखा होता है नॉट इक्वल टू। तो ये हमारे पास हमेशा ये एज्यूम करते हैं कि इस साइड कोई फॉर्मेट है या एक्सप्रेशन है, जिससे यहाँ पे हमारे पास हमें ये दिखे कि ये लेस देन को शो कर रहा है, ये ग्रेटर देन, क्योंकि हम लोग इस प्रकार से क्लियर कर रहे होंगे, ठीक है। अच्छा, फिर ये लेस देन और इक्वल टू, अब इसके नाम में देखना, है ना, कई बार कन्फ्यूजन होता है, तो इसका नाम होता है हमारे पास लेस देन, लेस देन और इक्वल टू, और इक्वल टू, क्लियर, और इक्वल टू। ऐसे यहाँ पे हमारे पास होगा ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये हमारे पास नॉट इक्वल टू। तो जब भी हमारे पास ए और बी लिखा है तो इसका मतलब है कि उसमें कोई चॉइस चल रही है ना, ए और बी, तो ए और बी। और एक हमने लिखा तुम्हारे सामने ए एंड बी, तो इन दोनों में फर्क रहता है हमारे पास क्या, कि ए और बी का मतलब है ना, चॉइस है, यहाँ पे चॉइस है, और यहाँ पे कंपल्सन है, कंपल्सन है कि दोनों को लिया जाएगा, दोनों को लिया जाएगा। तो अगर मैंने लिखा है लेस देन और इक्वल टू, यानी कि इट मीन्स कोई भी सही हो जाए, है ना। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं, बेसिक फंडा है ना, कि हमारे पास लिखा है 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ 5 इज लेस देन और इक्वल टू 5, फिर लिखा है 7 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 7, या 8 कर देते हैं हम लोग, है ना। तो अब हमने देखा यहाँ पे इट में, है ना, तो ये 3 इज लेस देन और इक्वल टू 5, इसका मतलब क्या हो गया कि 3 जो है वो 5 से छोटा या उसके बराबर है ना। और यहाँ पे लिखा है 5 या तो 5 से इक्वल है या फिर उससे छोटा है, तो यानी कि यहाँ पे हमारे पास सर 3 इज लेस देन 5, यस सर, 3 इक्वल टू 5, नो सर। तो कोई भी अगर सही है तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, है ना। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। यहाँ पे बात कर लेते हैं, 5 इज लेस देन 5, नो सर, बट 5 इज इक्वल टू 5, है ना। तो कोई भी सही है तो ये स्टेटमेंट सही है। अगर मान तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 7 इज ग्रेटर देन 8, नो सर, बट 7 इज इक्वल टू 8, नो सर। तो यहाँ पे दोनों ही बातें जो है वो गलत हो गई, है ना। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। डन। इसी प्रकार से अगर मैं तुमसे बात करूँ कि पाई इज लेस देन और इक्वल टू 22/7, ऐसे लिखा कि ये स्टेटमेंट कैसा है कि पाई इक्वल टू 22/7 या ग्रेटर देन 22/7, है ना। तो अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं इसको ट्रू बोलेंगे, बट ट्रू जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, ना तो पाई 22/7 के इक्वल होता है, और ना पाई जो है वो 22/7 से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि सर जो पाई की वैल्यू होती है वो होती है 3.14159 और इस प्रकार से, जबकि 22/7 जो है ना, 22/7 है, इसकी वैल्यू होती है 3.142857, है ना, इस प्रकार से। डन। तो अब तुम देख लो कि यहाँ पे सर 22/7 बड़ा है पाई से, है ना। तो यहाँ पे ध्यान भी रखना एक चीज़, कि जो पाई होता है वो ग्रेटर देन होता है 22/7 के, ठीक है। तो ये कैसा स्टेटमेंट हो गया, ये स्टेटमेंट हो गया सर फॉल्स। तो हाई हो, ये वाला एग्जाम्पल बहुत अच्छा लगा होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो आगे इसी के साथ हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। तो अब कोई ऐसा एक्सप्रेशन है ना, कोई भी एक्सप्रेशन आ गया जो कि इन्हीं साइन के साथ आ रहा है ना। जैसे इस प्रकार से लिखा x-1 इंटू x-2, जब तुम इसका मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 2। ये एक्सप्रेशन आ गया, इसको हम लोग बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर मेरे पास इस प्रकार से लिखा है x-1 इंटू x-2 और इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमें मिलेगा x² माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारे पास हो गई एक इक्वेशन, क्योंकि इक्वेट कर दिया मैंने। अगर मैं इसी प्रकार से इसको ऐसे लिखता हूँ, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो ये बना है x² माइनस 3x प्लस 2, ठीक है ना,
तो ये कैसा हो गया, ये एक हो गई इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी। तो ये फ़र्क रहता है इनमें। तो ये एक सर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, या हम जिसको एक पॉलिनोमियल भी बोल सकते हैं यहाँ पे, है ना। ये हमारे पास एक इक्वेशन हो गई और ये हमारे पास एक इनइक्वलिटी हो गई, ठीक है। अब ध्यान से देखना कि जब भी हमारे पास सॉल्व करने बैठते हैं हम लोग कि x-1 अपॉन x-2 इजकल टू 5 ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट। x-1 इजकल टू 5 टाइम्स x-2 सॉल्व किया तो x-1 बराबर 5x माइनस 10, और ये इधर ले आए तो हमारे पास कितना हो गया 9, और इधर हो गया ये 4x, तो x की वैल्यू आ गई सर 9/4। सॉल्व कर दिया। और यहाँ पे हमने जो इधर किया है ना, ऐसे करते हैं हम लोग, जो ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं इसको, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करना बोलते हैं। लेकिन इनइक्वलिटी के अंदर सबसे पहला पार्ट है ना, सबसे पहला इंपॉर्टेंट वाली बात है कि ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, इज नॉट वैलिड, इज नॉट वैलिड डायरेक्टली, डायरेक्टली इन इनइक्वलिटी, डायरेक्टली इन इनइक्वलिटी, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे इस चीज़ को कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो वैलिड नहीं होता है किसके अंदर, इसमें इनइक्वलिटी में डायरेक्टली लगा दो आप। तो कब हम लगा सकते हैं, ये तब हम यूज़ करते हैं, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन हम अलाउ कर सकते हैं, हम अलाउ कर सकते हैं, अलाउ व्हेन साइन ऑफ, है ना, व्हेन साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सप्रेशन, व्हेन साइन ऑफ, है ना, ट्रांसफॉर्मिंग एक्सप्रेशन व्हेन वी श्योर, है ना, ऐसे लिख दो, व्हेन वी श्योर अबाउट, है ना, व्हेन वी श्योर अबाउट द साइन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन तभी करेंगे, तभी एक्सप्रेस करेंगे जब हमें उस ट्रांसफॉर्मिंग, जिसको हम लोग ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हैं, उसका हमें साइन पता हो, साइन पता हो कि वो प्लस है या माइनस है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने तुम्हारे सामने लिखा मैंने कि बताओ 2 कैसा है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि सर हाँ ये पॉजिटिव नंबर लिखा है। अगर मैंने तुम्हारे सामने लिखा -2 तो तुम श्योर हो उसके बारे में, हाँ ये -2 लिखा है। अगर मैंने तुम्हारे सामने लिख दिया 0 तो तुम्हें पता है कि ये हाँ 0 है। लेकिन अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ x तो तुम क्या बता सकते हो ये पॉजिटिव है नेगेटिव। तो बहुत से लोगों का सवाल भी होगा ये कि सर ये तो पॉजिटिव ही लिखा है, बट अगर x की वैल्यू -2 हो जाए तो नेगेटिव हो गया ना। ऐसे अगर मैं तुम्हारे सामने लिख दूँ -x तो ये कैसा हो गया। अब सर ये भी नहीं कह सकते क्योंकि अगर x की वैल्यू 2 है तो ये नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू -2 है तो ये पॉजिटिव है, तो दोनों फर्क हो गए, अलग अलग हो गए। अब सेम काम अगर मैं तुमसे कह दूं x² तो तुम कह दोगे हाँ सर अब हम साइन के अबाउट श्योर हैं। अगर मान लो x नेगेटिव भी हुआ तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर पॉजिटिव हुआ तो स्क्वायर करने पर पॉजिटिव हो गया, और साथ में क्या होगा कि सर अगर 0 आ गया तो उसका स्क्वायर। तो मतलब ये क्या हो सकता है सर, जो भी हम, अगर ये बात इंपॉर्टेंट है कि अगर मान लो मैंने कोई नंबर x² था उसको मैंने स्क्वायर कर दिया, कोई नंबर x था जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया, तो ये कैसा जाएगा सर, ये ना हमेशा ऐसा होगा, या तो इक्वल टू 0 होगा या फिर 0 से बड़ा आएगा कोई ना कोई। तो ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। हमें अबाउट, जब हम साइन के अबाउट श्योर होंगे तभी हम इसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से एक इंपॉर्टेंट वाली बात ये थी कि x² की जो मिनिमम वैल्यू है, मतलब कोई एक्सप्रेशन है जिसका मैंने स्क्वायर कर दिया है तो उसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो 0 होती है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू 0 होती है, ठीक है। चलो अब हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे। अगर मैं बात करूं तुमसे कि सर फिर सॉल्व करने का तरीका क्या होगा, तो ध्यान से रखेंगे। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं कंसेप्ट को जिसका नाम है वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ध्यान रखेंगे इस चीज को, क्लियर। वेवी कर्व मेथड, अब ये कैसे यूज होता है वो चीज सुनो। सबसे पहले वेवी कर्व मेथड का स्टेप 1 होता है कि जो भी आपकी एक्सप्रेशन लिखी है, जो भी आपकी एक्सप्रेशन हो उसको इधर साइड ऐसा बना लो, ऐसा कि राइट साइड में हमेशा 0 हो, मतलब यहाँ पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी आ जाए
और मतलब जो सीधा सा मतलब है, अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो जो RHS है उस एक्सप्रेशन की वो शुड बी जीरो, शुड बी जीरो, शुड बी जीरो। जैसे अगर मान लो मेरे पास कुछ ऐसा लिखा है x-1 अपॉन x-3 लेस देन और इक्वल टू 5, तो ये राइट फॉर्मेट नहीं है। इसको मैं कैसे बनाना पड़ेगा, इसको पहले इधर ले आओ, इस 5 को इधर ले आओ, तो x-1 अपॉन x-3 माइनस का 5 लेस देन और इक्वल टू 0। अच्छा, अभी मैंने जो इधर किया है ना कि 5 इधर ले आओ, ये भी मेरा कहना गलत होगा। क्यों? क्योंकि इनइक्वलिटी में ऐसे कभी भी हम लोग नहीं करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, जो काम हम इधर करते हैं वही काम इधर करते हैं, सेम काम। अब इसका मतलब है यहाँ से मैं जो यहाँ पे गया हूँ ना, उसके पीछे का एक रीज़न है कि मैंने क्या किया है, इस वाले पार्ट में सुनना, इस वाले पार्ट में मैंने -5 इस साइड भी किया और -5 इस साइड भी किया। ये तरीका था इसको सॉल्व करने का। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहा, माइनस का 5 ये रहा, और जैसे ही 5 में से 5 जाएगा तो राइट साइड में क्या बन गया, 0। तो मेरा कहने का मतलब ये होगा, ठीक है। क्यों सर? क्योंकि अभी आपने पीछे स्लाइड में बोला था कि जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो वैलिड जो है वो नहीं होता है, अलाउ नहीं करते हम लोग, ठीक है। अच्छा, तो ये हमारा राइट फॉर्मेट हो गया है ना, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये राइट फॉर्मेट है हमारा, ठीक है। तो ये हमारा राइट फॉर्मेट हो गया। अब इसको बढ़ाएंगे, आगे देखेंगे हम लोग, चीज़ों को समझेंगे। तो कैसा बनाएंगे, स्टेप सेकंड करेंगे कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन है, जो भी हमारा एक्सप्रेशन आया है उसे सॉल्व करो, और उसको लीनियर फैक्टर में लेके आओ, उसे लीनियर फैक्टर में लेके आओ। अब लीनियर फैक्टर क्या होते हैं सर, बता चुका हूँ मैं ऑलरेडी एक बार, है ना। तो लीनियर फैक्टर हो गया सर कि जब हम लोग उसको फैक्टराइज कर लेते हैं, है ना, फैक्टराइज कर लेते हैं। जैसे इस वाली एक्सप्रेशन में ये मान लो ये एक्सप्रेशन दे दी, तो इसको जो हमने फैक्टराइज करके ऐसे लिखा है ना फॉर्मेट में, यही कहलाता है उसका लीनियर फैक्टर। लीनियर का मतलब होता है जब मैक्सिमम डिग्री जो है वो किसी वेरिएबल की वो 1 हो जाए, ठीक है। क्लियर हो गया ना सर, ठीक है। फिर क्या करेंगे, फिर स्टेप थर्ड, जैसे मान लो यहाँ पे भी हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं, है ना। जैसे मान लो ऊपर लिखा है x² - 3x + 2, नीचे लिखा है कुछ x² - 9 और लेस देन और इक्वल टू 0, ऐसे लिखा है। तो मुझे ऐसे नहीं रखना है, इसको फैक्टराइज कर लेना है। कैसे? अब इसको फैक्टराइज कर लो, हो गया। देखो तो हमने क्या किया है, यहाँ पे इसको फैक्टराइज कर लिया, इसको भी फैक्टराइज कर लिया, यहाँ पे a² - b² का फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे इसका, ठीक है। तो अब ये एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया ना, ठीक है। इसको कैसे कर सकते थे, इसको फर्दर सॉल्व करो। तो इस वाले पार्ट्स को हम ऐसे ले सकते थे, x-1 तो ऐसे ही रहा, है ना। एलसीएम लो तो नीचे आ जाएगा x-3 एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम वैलिड है सर, हाँ एलसीएम वैलिड है, एक तरफ आप कुछ भी करो, ठीक ना। x-1 और इधर साइड से एलसीएम लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा -(x-3) लेस देन और इक्वल टू 0। इसको और सॉल्व कर लो, तो यहाँ से x, यहाँ से -5x, देखो यहाँ से x, यहाँ से -5x, तो मिला माइनस का 4x, यहाँ से माइनस का 1, सुनते रहे ना, यहाँ पे माइनस का 1 और यहाँ पे प्लस का 15, तो कितना बचा, प्लस का 14, और अपॉन में x-3, है ना, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करेंगे, अगला स्टेप देखें, ध्यान से देखेंगे कि स्टेप थर्ड कि जो भी लीनियर फैक्टर्स आए हैं, ठीक है, जो भी लीनियर फैक्टर्स आए हैं उनमें क्या करेंगे हम, उन लीनियर फैक्टर्स को ब्रेक करेंगे, है ना। ब्रेक करेंगे कैसे, अच्छा लीनियर फैक्टर तो हमने यहीं पे ब्रेक बना लिए। तो लीनियर फैक्टर्स में ये कोशिश करेंगे कि जो वेरिएबल है, अब x में भी हो सकती है इनइक्वलिटी, t में भी हो सकती है, p में भी हो सकती है, y में भी हो सकती है, किसी में भी हो सकती है, तो इसीलिए मैंने लिख दिया यहाँ पे वेरिएबल। तो जो भी हमने लीनियर फैक्टर्स किए हैं उनके जो वेरिएबल है, उनका जो कांस्टेंट मतलब जो उनका कोफिशिएंट है वो 1 बनाने की कोशिश कर लो और फायदा हो जाता है। तो वेरिएबल के, है ना, जो भी कोफिशिएंट होगा उसको हम 1 बनाने की कोशिश करेंगे। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल x है तो इसका कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है ना। वेरिएबल ऑफ कोफिशिएंट 1 बना लो और साथ में पॉजिटिव कर लो, साथ में पॉजिटिव बना लो। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है वो 1 है, ऊपर वाले में सर x का कोफिशिएंट -4 है, तो एक तो 1 भी नहीं है और साथ में नेगेटिव भी है, तो इसको सही फॉर्मेट में लेके आओ,
सही फॉर्मेट में लेके आओ। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो आगे क्या कर दिया मैंने, क्या किया सर, इसमें से जब हमें बाहर निकालना पड़ेगा तो कॉमन लेना पड़ेगा, तो हमने क्या किया -4 बाहर ले लिया, तो -4 कॉमन ले लो, तो अंदर क्या हो जाएगा x माइनस 14/4, क्योंकि जो चीज़ कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड लगता है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। ये सर सॉल्व हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7/2 और अपॉन में आ जाएगा x-3 हो गया। तो यानी कि इसको भी हमने ऐसे सही से फॉर्मेट में बना लिया अपने 3 वाले, मतलब जो स्टेप 3 है इसको यूज करते हुए। डन। आगे देखो ध्यान से रखेंगे, स्टेप 4। अब वही वाली बात जो हम लोगों ने अभी ट्रांसफॉर्मेशन में समझी, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात है कि जो भी आपका ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है आप चाहते हो उसको इधर भेजना, जो भी ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट है, तो मैं तो इसी को ऐसे ही बोलता हूँ हमेशा कि जो भी आप भेजना चाह रहे हो राइट साइड में या लेफ्ट में लेके आना चाह रहे हो, कुछ भी करना चाह रहे हो, तो मैं उसको एक नाम देता हूँ ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट। अगर वो ट्रांसफॉर्मिंग एलिमेंट को आप राइट साइड में भेज रहे हो या राइट साइड से लेफ्ट साइड में लेके आ रहे हो और ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो, लेकिन ध्यान क्या है कि आप श्योर हैं उसके साइन के बारे में, श्योर अबाउट इट्स साइन, है ना, उसके साइन के अबाउट में आप श्योर हैं, तो क्या कर सकते हैं, अगर कोई पॉजिटिव ट्रांसफॉर्म हुआ, कोई पॉजिटिव एलिमेंट ट्रांसफॉर्म हुआ, और ऐसा भी हो सकता है उसका साइन हमने देखा वो प्लस था, तो उसको भी ट्रांसफॉर्म करना चाहोगे आप, आपने श्योर किया कि वो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा, तो उसको ट्रांसफॉर्म भी करना चाहोगे कभी कभी आप, ठीक है। तो अगर आप कोई पॉजिटिव चीज़ को ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो फिर क्या होगा कि जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी होगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी होगा वो, है ना, वो सेम रहेगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो सेम रहेगा। और यहाँ पे जब अगर आप यहाँ पे ध्यान देना हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी जो है, साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो जाएगा। अब चेंज का मतलब है कि लेस देन होगा तो ग्रेटर देन बन जाएगा और ग्रेटर देन होगा तो लेस देन बन जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देख लो कि सर मैं इस -4 को ले जाना चाह रहा हूँ उधर साइड, मैं इस -4 को ले जाना चाह रहा हूँ उधर साइड, क्योंकि मैं इसके साइन के अबाउट में श्योर हूँ कि ये नेगेटिव का 4 है, और अगर ये नेगेटिव है तो जैसे ही आप ट्रांसफॉर्म करोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा। तो मैं जैसे ही इसको भेजूंगा 0 में तो क्या बन जाएगा, ये x-7/2 अपॉन x-3, x-3, ये कैसा हो जाएगा, -4 जैसे गया ऐसा आएगा, ऐसा, क्योंकि इधर मल्टीप्लाई में तो उधर डिवाइड में पहुंचेगा, और ये कर देगा साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज। तो लेस देन और इक्वल टू था वो ग्रेटर देन और इक्वल टू बन गया। अब -4 का डिवाइड दो 0 में तो सर कितना आएगा, 0 आएगा, तो इसको मैंने लिख दिया, ये क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा। ठीक है, देख रहे हो सारे एग्जांपल्स के साथ ही मैं लेके चल रहा हूँ तुम्हारी सारी बातों को, ठीक है ना। तो ये हो गया, हमने फॉर्मेट में सही से चेंज कर लिया। अब ध्यान से देखेंगे क्या होगा, क्लियर, ठीक है। अब स्टेप 5 है ना, ये थोड़ी देखने के स्टेप्स होते हैं वरना ये आराम से सॉल्व हो जाते हैं ना। तो स्टेप नंबर 5, अब स्टेप 5 क्या कह रहा है, तो स्टेप 5 में क्या करेंगे, हमने क्या किया, कितना काम कर लिया सर, हमारे पास सबसे पहले हमने जनरल फॉर्मेट में चेंज कर लिया राइट साइड में 0 बनाकर। दूसरा हमने क्या किया कि सर उनके जो भी हमारे पास फैक्टर्स हैं उनको लीनियर में चेंज कर लो, लीनियर में चेंज कर लिया, और जो भी हमारे पास उनके जो फैक्टर बने हैं, मतलब जो वेरिएबल्स आए हैं उनका जो कॉफिशिएंट है वो 1 होना चाहिए और पॉजिटिव बना लो, बना लिया। उसके बाद क्या है, अगर मान लो तुम कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाह रहे हो तो ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, कर लो, तो ट्रांसफॉर्म कर लो, लेकिन साइन, बस साइन का थोड़ा ध्यान रखना, अगर साइन के अबाउट में श्योर और वो पॉजिटिव है तो राइट साइड में भेज दो बिंदास से, कोई साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा। लेकिन अगर आप उसके बारे में श्योर हैं कि वो नेगेटिव है तो उधर साइड जाके कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर देगा। अब 5th वाला स्टेप हम क्या करेंगे, जो भी हमने लीनियर फैक्टर्स बनाए उनके सबके जीरोज निकालेंगे। तो यहाँ पे हम इनको बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। जैसे 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 यहाँ पे हमने जो लीनियर फैक्टर में चेंज कर लिया था ये वाला, तो x-1 इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या होगा, मतलब इसको इक्वेट कर दो 0 के बराबर। तो जैसे तुम इक्वेट करोगे 0 के बराबर तो हमारे पास क्या आ जाएगा बताओ, जैसे तुम इक्वेट करोगे 0 बराबर तो x=1 आ जाएगा। यहाँ पे x-2 को इक्वेट करोगे 0 के साथ तो क्या आ जाएगा, x=2, यहाँ से x=-3, यहाँ से x+3। तो समझ रहे हो, इनको हमने बोलेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स, है ना, ठीक है। तो हमने क्या किया, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स, हमने क्या कर दिया, क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करना चाहिए। और ये कैसे किया, तो
तो कुछ न्यूमरेटर के भी आएंगे और कुछ डिनोमिनेटर के भी आएंगे, हाँ या ना भाई? तुमने न्यूमरेटर को भी फैक्टराइज किया है और डिनोमिनेटर को भी फैक्टराइज किया है, तो न्यूमरेटर के भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे और डिनोमिनेटर के भी कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे। तो जो न्यूमरेटर के क्रिटिकल पॉइंट्स आएंगे, ठीक है ना, उनको तो हम लोग बोलेंगे, है ना, हमारे पास या तो इनको हम लोग जीरोस बोलेंगे, ठीक है ना, जीरोस या रूट्स बोल देंगे, और इनके वो बोल देंगे, हम उनको पोल नाम देंगे। क्या नाम देंगे? पोल, ठीक है ना। ये मैंने नाम दे दिया। तो क्या किया सर, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स थे हमने फाइंड कर लिए। कैसे फाइंड करेंगे? इक्वेट करके जीरो के। मान लो हमारे पास फैक्टर x माइनस वन बना, तो उसको हमने जीरो के बराबर रखा, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 1, तो ये क्रिटिकल पॉइंट हो गया 1, है ना। अगर ये न्यूमरेटर का है, अगर मान लो न्यूमरेटर में ये फैक्टर होता, तो इसको हम लोग बोलते इस 1 को क्या नाम देंगे? ये 1 रूट है, रूट 1, है ना। और अगर ये डिनोमिनेटर का फैक्टर होता, तो मैं कह देता हूँ कि 1 पोल है, पोल है। अभी इनको क्यों नाम दिया गया ऐसा? अच्छा, अब क्या होगा, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, यहीं पे लिख देता हूँ, अगर जीरोज या रूट से, मतलब न्यूमरेटर का वो रूट आया, क्रिटिकल पॉइंट न्यूमरेटर से आया है, तो मैं उसकी जगह पे, है ना, अगर उसको शामिल करना है तो हम क्या करेंगे? अगर शामिल करना है तो मैं वहाँ पे एक डार्क वॉल यूज करूँगा, और जो डिनोमिनेटर के जो रूट्स होंगे जिनको मैं पोल नाम दिया है, तो उनको हमेशा होलो रखूँगा, होलो रखूँगा, ठीक है, ऐसे। यानी कि इनको इंक्लूड नहीं करना होता है। क्यों? क्योंकि सर अगर अपॉन में जीरो आ गया, मान लो तुमने x माइनस टू को जीरो के बराबर रखा, तो x इक्वल टू आ गया 2, अब 2 बन गया पोल, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर में था। तो अगर आपने 2 रख दिया उसमें, तो अपॉन में जीरो बन जाएगा, और जैसे ही अपॉन में जीरो बना तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज़ को। लेकिन अगर हमारे पास न्यूमरेटर जीरो का रूट है, जीरो जो है वो न्यूमरेटर का रूट्स है, तो हम लोग क्या करेंगे? उस वाले पार्ट्स को इंक्लूड करेंगे, अगर इनइक्वलिटी में कहा गया है तो, ठीक है, ओके। बस अब क्या है, अब तो लास्ट स्टेप रह गया, स्टेप 6। स्टेप 6 क्या रह गया कि जो भी हमारे ये जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, जो भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पे, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो, है ना, या डिनोट कर दो, ऐसे कर देंगे ना, नंबर लाइन पर पुट करेंगे, ठीक है ना, पुट करेंगे, ठीक है, पुट कर देंगे। चलो अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के थ्रू और समझते हैं चीज़ें, है ना। तो जैसे मान लो पहला सवाल था ये, हमारा पहला सवाल हमने लिया था ये वाला, तो x माइनस 7/2, है ना, अपॉन में x माइनस 3, तो x माइनस, पहला फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 7/2 अपॉन में x माइनस 3, और ये क्या था? ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना है सर? इसके रूट निकाल लेने हैं, इसके रूट निकाल लेने हैं, तो निकालो। तो इसमें आ गया 7/2 और यहाँ से आ गया 3। कैसे आया सर? इक्वल टू 0 लगा के, जैसे इक्वल टू 0 लगाओगे, इक्वेट करोगे, तो x माइनस 7/2 बराबर 0, तो x की वैल्यू आ गई 7/2, है ना। सेम काम नीचे करोगे, क्लियर। अब क्या करना है सर? जो भी हमारे ये पॉइंट निकल के आए हैं उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर दो या पुट कर दो। तो हमने नंबर लाइन बनाई और अकॉर्डिंग करेंगे नंबर लाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। अब 3 है, 7/2 कितना होता है? सॉरी, 7/2 कितना होता है? 3.5, तो यानी कि 3 पहले आएगा और 3.5 बाद में आएगा, तो 7/2। अब क्या करते हैं? राइट साइड से हमेशा, राइट साइड में हमेशा ये रखेंगे, राइट साइड में हमेशा प्लस रखेंगे। क्यों? क्योंकि हम पहले ही ना वेरिएबल का जो भी कोफिशिएंट था उसको 1 और पॉजिटिव बना चुके हैं, तो इसलिए हमने क्या किया है, राइट साइड में ऑलवेज पॉजिटिव आ जाएगा। अब क्या आएगा? साइन चेंज हो जाएगा, अल्टरनेट, प्लस है, ये माइनस और ये प्लस, ऐसे ऐसे आ गया, ठीक है ना। सेम काम इधर साइड। अब मान लो दूसरा सवाल क्या था? दूसरा सवाल था हमारा ये तो था, यस। तो हमने क्या किया, यहाँ से कॉपी कर दिया और मैं कर देता हूँ यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको सेकंड नंबर क्वेश्चन डाल दिया, तो ये हमारा हो गया सेकंड नंबर का क्वेश्चन, डन। अब वही काम, सेम काम, नंबर लाइन बनाओ, बना ली, है ना। उनको सबको रिप्रेजेंट करना है। यहाँ से रूट कितना निकलेगा सर? 1। यहाँ से रूट कितना आएगा? 2। यहाँ से रूट कितना आएगा? -3। यहाँ से रूट कितना आएगा? +3। अब इनको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। सर -3 पहले पड़ेगा, फिर आएगा ये 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3,
तो बिल्कुल नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना है। और क्या बताया था कि राइट साइड में तो हमेशा पॉजिटिव रख ही देना है, यहाँ पे तो हमेशा ऑलवेज प्लस लगा दो, लगा दिया, ठीक है। अब यहाँ आ जाओ, ये सर क्या होगा, अल्टरनेट, प्लस माइनस और प्लस, कर दिया, आ गया ना, ठीक है सर। अब सुनना, अभी फिर दूसरी बात यहाँ पे थी, स्टेप नंबर 5 में क्या था कि जो न्यूमेटर है ना, कि जो रूट्स हैं उन पे तो डार्क बॉल आ जाएगी, डार्क बॉल टाइप की, है ना, और जो पोल है मतलब जो इनके डिनोमिनेटर के रूट्स हैं उन पे आ जाएगी एक हॉलो बॉल, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। और कब ये होता है, जब हम लोग इंक्लूड कब करते हैं, इंक्लूड, इनको इंक्लूड ही तो करना है, तो इनको इंक्लूड हम तब करते हैं, इंक्लूड व्हेन इनइक्वलिटी साइन कंटेन इक्वल, है ना। तो इसको तब इंक्लूड करते हैं जब हमारे पास जो साइन ऑफ इनइक्वलिटी है जो दे रखा है उसमें इक्वल का साइन लगाओ। जैसे ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी दे रखा है, इसमें इक्वल का साइन लगाए। यहाँ पे देखो ये साइन ऑफ इनइक्वलिटी दे रखा है, इसके साथ इक्वल लगाए, तो हम न्यूमेटर के रूट को डार्क सर्कल की तरह, मतलब जो डार्क बॉल बनाओ या कुछ भी बोल दो, उनको रखेंगे, ठीक है। तो इसके सर रूट थे कौन से, 1 और 2, तो इन पे 1 पे भी मार्क कर दिया और 2 पे भी मार्क कर दिया, ठीक है ना, ऐसे मार्क कर दिया है क्योंकि इक्वल था ना इसलिए। सेम काम यहाँ पे आ जाओ, सर इक्वल था और रूट था 3.5, तो इस पे हमने कर दिया यहाँ पे। सर ये डिनोमिनेटर है तो मतलब कैसा रहेगा, ओपन रहेगा इस पे, तो इसको ओपन कर दिया। सर ये डिनोमिनेटर के रूट थे तो इन पे आएगा ओपन, उन पे आएगा ओपन, कर दिया। अब इसका मतलब क्या है, लेस देन का मतलब है कि नेगेटिव वाला, इक्वल टू 0 वाला पार्ट हो गया, हाँ सर इक्वल टू वाला 0 वाला पार्ट ऐसे आता है डार्क बॉल रखने से और मतलब होलो बॉल करने से। और जब ये गया लेस देन का मतलब हो गया नेगेटिव, है ना, लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव, तो कहाँ का नेगेटिव बन रहा है, तो सर इस वाले रीजन में नेगेटिव बन रहा है, तो इसको कर देंगे ऐसे, यहाँ से लाइन बढ़ा देंगे पूरा। और कहाँ नेगेटिव बन रहा है, यहाँ बन रहा है, तो इसको पूरा बढ़ा देंगे, सेम काम। अब यहाँ पे आ जाओ, सर हमें कौन सा पार्ट चाहिए, पॉजिटिव, तो क्या करेंगे पॉजिटिव के लिए, तो सर ये तो चलता चला जा रहा है क्योंकि ये पूरा ही रीजन पॉजिटिव देगा। सेम काम, यदि सर इधर भी प्लस है तो ये इधर भी रीजन चलता चला जाएगा, इधर भी रीजन चलता चला जाएगा, डन। तो अब हमारा सॉल्यूशन क्या होगा, इसको लिखने का तरीका क्या होता है, सुनना, इनको लिखने का तरीका क्या होता है, तो ध्यान से देखेंगे यहाँ पे चीज़ों को। पहले हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं लिखने का तरीका कैसे लिखते हैं। तो अगर कभी जैसे मान लो हमारे पास ए है और ये बी है, ठीक है ना, ठीक है, चलो ये गए, है ना ऐसा। तो ये हमारे पास एक नंबर लाइन है, हाँ या ना, तो ये नंबर लाइन है सारी। तो इधर हमारे पास क्या होगा, प्लस इन्फिनिटी की तरफ टेंड कर रहा होगा, इधर साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ बढ़ रहा होगा। सेम काम इनमें सभी में होगा, है ना, सेम काम इन सभी में होगा ऐसा। टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर साइड इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, है ना, और इस साइड माइनस इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेंगे, ठीक है, क्लियर, ओके, डन। अब सुनना लिखने का तरीका क्या होता है, इनको वही समझना है हमें, ठीक है। सपोज ये वाला ऐसा लिखा है ऐसे करके, तो इसका मतलब है कोई और वैल्यूज नहीं ली गई हैं, है ना, केवल ए और बी आया है। तो जब भी ऐसी डिस्क्रीट वैल्यूज, मैं नाम देता हूं इनको कि डिस्क्रीट वैल्यूज हैं ये, है ना, कॉन्टिन्यूस वैल्यूज होती हैं लगातार चलती हुई, है ना, जहां पे ये लाइन लगी होगी कॉन्टिन्यूस, उसको मैं बोलूंगा कॉन्टिन्यूस वैल्यूज। तो यहाँ पे कहने का मतलब है इसका कि ए और बी लिया जा रहा है, तो मैं लिखूंगा ऐसे ए और बी, ऐसे ऐसे, डन। अब मान लो ऐसे आ गया कि ऐसे, तो इसको लिखने का तरीका होगा कि ए इंक्लूड नहीं है और बी भी इंक्लूड नहीं है। अब की बार हमने लगाया ये वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल, क्या बोलते हैं, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल, ठीक है, इसको बोलते हैं ओपन इंटरवल।
अच्छा इस वाले पार्ट्स में आ जाओ, यहाँ आ जाओ। इस वाले पार्ट्स में क्या होगा कि सर ये मान लो अब की बार हमने ना इनको ऐसे कर दिया डार्क, और इनके बीच का रीजन भी ले लिया, तो इसका मतलब है ए और बी तो आ ही रहे हैं, साथ में ए से लगा के बी की वैल्यू जितनी बीच की वैल्यूज हैं वो सारी आ रही हैं, तो इसको बोलेंगे ऐसे क्लोज ए टू बी। तो इसको बोलते हैं हम लोग क्लोज इंटरवल, क्लोज इंटरवल, इंटरवल डन, क्लोज इंटरवल डन। तो ध्यान रखेंगे जब भी कॉन्टिन्यूस वैल्यूज आएंगी तो उनके लिए हम लोग ओपन इंटरवल या क्लोज इंटरवल का यूज करते हैं, लेकिन जब डिस्क्रीट वैल्यूज हैं जैसे ये कुछ कुछ वैल्यूज है ना, तो इनको हम लोग रखते हैं करली ब्रैकेट के अंदर डन। अब मान लो ऐसा आ गया, कहीं ऐसा आ गया कि ऐसे, तो इसको लिखने का तरीका हमारे पास क्या होगा, इधर से तो लगेगा ओपन क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है, और इधर इंक्लूड है तो उसकी तरफ कर हो जाएगा क्लोज डन। सेम काम अगर मान लो ये इंक्लूड हो गया और ये इंक्लूड हुआ नहीं, तो ऐसे लिखेंगे इसको क्लोज्ड ए टू ओपन बी, ऐसे ऐसे डन। अब ये आ जाओ, ये मान लो ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा, अब मान लो मैंने इसको दे दिया ऐसे करके, ऐसे, इसको लिखने का तरीका क्या होता, तो ध्यान से देखना ये क्या है, मतलब ए से सारी छोटी कहाँ तक वैल्यू, माइनस इन्फिनिटी की तरफ, तो मैं लिखूंगा ऐसे माइनस इन्फिनिटी से लेके ए, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लेता है, तो इधर तो ओपन इंटरवल लगा देंगे। अब ए पे देख लो कि सर ए पे तो ओपन आएगा क्योंकि ये क्लोज नहीं है, तो ये ओपन है। और इस रीजन को कैसे लिखोगे, सर बी पे तो क्लोज लगा है, बी पे तो क्लोज लगा है, और ये टिल कहाँ तक जा रहा है, इन्फिनिटी तक, और इन्फिनिटी हमेशा ओपन इंटरवल लेता है, ओपन इंटरवल लेता है डन। और जब हम ऐसे अलग अलग रीजन निकालते हैं तो उनको कंबाइन करने के लिए हम यूज करते हैं यूनियन, 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 है ना, कि दोनों सेटों को मिला दिया। ठीक है, अब आ जाओ, अब पीछे वाला लिख सकते हो, है ना। तो ये क्या हो जाएगा सर, इस वाले रीजन को कैसे लिखोगे आप, इस रीजन को लिखोगे आप, बोलो बोलो जल्दी से, माइनस इन्फिनिटी से 3 ओपन, है ना, और इधर भी ओपन आएगा क्योंकि इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन लेता है, और ये ऐसे आएगा क्योंकि ये इंक्लूड नहीं है। यहाँ पे कैसे लिखोगे इसको सर, 7/2 क्लोज आएगा क्योंकि ये इंक्लूड है, और कहाँ तक, टिल इन्फिनिटी, और दोनों को कंबाइन करके लिखना है तो यूनियन का साइन लगा देंगे। सेम काम अब यहाँ पे आ जाओ, सर ये क्या है, ये -3 से 1 क्लोज देखो, और ये क्या है 2 क्लोज से 3 ओपन, क्योंकि 3 इंक्लूड नहीं है, और इन दोनों को सेटों को मिलाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनियन का, यूनियन का। तो ये हमारे पास ऐसे करके इनइक्वलिटी को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, है ना। तो जो सिंपल इनइक्वलिटी है वो इस वाले पार्ट से सॉल्व हो जाती हैं, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती, ठीक है। अब जैसे मान लो हमने ऐसे दे दिया, ठीक है, इनइक्वलिटी इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। ऐसा भी कभी कभी देखा गया है कि अब क्या आ गया कि सर इनइक्वलिटी में ना क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ रहे हैं। जैसे कि सवाल था ऐसा, सवाल है ऐसा कुछ लिखा है, x² + x + 1 इंटू x - 3 अपॉन में x² - 5x + 6 और लेस देन और इक्वल टू 0। ऐसा सवाल आ गया, ऐसा सवाल आ गया कि क्वाड्रेटिक जो है मतलब कुछ इनइक्वलिटी के साथ क्वाड्रेटिक बन गया। तो अब क्या होगा कि हमें मालूम है सर कि कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टराइज हो जाते हैं और कुछ क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होते हैं। तो अब चेक करेंगे सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्टराइज हो रहा है या नहीं। तो हमने क्या देखा कि ये वाला देखा कि 6, हाँ सर 6 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करने पर 5 आ जाए, तो 3 2 6, हाँ ये तो बन रहा है सर। तो पहले तो हमने ऊपर वाली तो इनइक्वलिटी ऐसी लिखी, x² + x + 1 और x - 3 अपॉन, इसको हमने तोड़ दिया, तो करो इसके फैक्टराइजेशन कर लेते हैं साइड में। तो x² - 5x + 6, तो x² माइनस इस 5 को तोड़ लिया 3 + 2 में, तो ये कितना आ गया x² - 3x + 2 - 2x है ना, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का 6। यहाँ से क्या किया, x कॉमन ले लिया तो x - 3 आ गया, माइनस का 2 कॉमन ले लिया तो x - 3 आ गया, एक ब्रैकेट में आ गया x - 3
दूसरे ब्रैकेट में आ गया x माइनस 2, तो यानी कि ये फैक्टराइज होके ये आ गया, तो x माइनस 3 और x माइनस 2, डन, लेस देन और इक्वल टू 0, ये आ गया, डन, बोलो, कर लिया। अब सर क्या हुआ, सुनना मेरी बात, कि सर ये दो फैक्टर तो हमें दिख रहे हैं कॉम करते हुए, तो अगर तुम बात सुनो, इसको काटना चाहते हो, अगर तुम इनको काटना चाह रहे हो, जैसे मान लो इससे हमने क्या किया, इसको काट दिया, तो साइड में तुम्हें मेंशन करना पड़ेगा, साइड में तुम्हें क्या करना मेंशन पड़ेगा, कि जिसको तुमने फैक्टर को काटा है तो साइड में तुम मेंशन कर दो उसको कि x माइनस 3, यानी कि जिसको तुमने काटा है x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे कभी भी अगर इनइक्वलिटी के साथ या कभी भी एक इक्वेशन के साथ तुम ऐसा काट रहे हो तो हमेशा मेंशन करो कि x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0। क्यों सर? क्योंकि 0 से 0 कटता नहीं है, 0 अपॉन 0 कैसा होता है, अनडिफाइंड, तो इसलिए हमेशा मेंशन करेंगे कि x माइनस 3 नॉट इक्वल टू 0 है, अगर आप काटना चाहते हो तो। डन, नहीं करना चाहते तो उसको बना रहने दो, उसी के करस्पॉन्डिंग सॉल्व कर लेना, ठीक है भाई। और इसके पीछे का रीजन क्या है, दूसरा रीजन क्या है, देखो सुनो, क्योंकि जब तुम सॉल्व कर रहे होगे तो इसका रूट आ रहा होगा 3 और इसका भी रूट आ रहा होगा 3, सुनना मेरी बात, इसका भी रूट आ रहा होगा 3 और इसका भी रूट आ रहा होगा 3। अब तुम क्या करोगे, न्यूमेटर को देखते हुए तो उस पर डार्क कर दोगे, लेकिन डिनोमिनेटर कहेगा कि उसको छोड़ दो, तो दोनों कॉन्ट्राडिक्ट हो रहे हैं, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, उसको कट कर देते हैं और साइड में x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं। डन, हो गया काम। अब सर इसको फैक्टराइज करके देखा, तो जैसे तुम इसको फैक्टराइज करने बैठोगे तो इसका जो d जानते हो ना, बी स्क्वायर माइनस 4ac डिस्क्रिमिनेंट, तो इसका जो d है वो नेगेटिव आ जाएगा, इसका जो d होगा वो नेगेटिव आ जाएगा। तो ध्यान से रखेंगे, थोड़ी सी जो इंपॉर्टेंट वाली बातें, इनको चीज़ों को ध्यान रखेंगे। कौन सी बातें? अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आई, सुनते रहना, इंपॉर्टेंट वाली बात है ये, ax² प्लस bx प्लस c कोई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन थी, और इसमें क्या किया तुमने देखा, इसका d कैलकुलेट किया, इसका d कैलकुलेट किया, और ये कैसे आ गया, नेगेटिव आ गया, ऐसे। सुनने रहना कि क्या किया, सर मैंने एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन देखी जिसका मैंने d कैलकुलेट किया तो वो नेगेटिव आ गया। अब क्या करना है, जैसे d नेगेटिव आई तो उसके करस्पॉन्डिंग a का साइन चेंज करो, चेक करो। a का मतलब क्या है कि जो x² का कॉफिशेंट है ये a चेक करो, a पॉजिटिव है या a नेगेटिव होगा, दो ही केस हो सकते हैं, या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। सर 0 भी तो हो सकता है, अगर 0 हो गया तो वो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी ना, है ना, तो ध्यान रखेंगे इस चीज़ का। तो अगर हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c है तो हमने क्या किया, उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाला। अगर फैक्टराइज नहीं हो रहा है तो पहले तो हम लोग फैक्टराइज करने की कोशिश करेंगे, जैसे इसको फैक्टराइज किया तो हो गया, ये कर लिया। अब मान लो जिसको हम फैक्टराइज करने बैठे तो वो फैक्टराइज ही नहीं हो रहा, सोचा, अब सोचो 1 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करने पर 1 आ जाए, तो 1 1 जा 1, अगेन अगर ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा, तो हो ही नहीं रहा। तो हमें फिर चेक कर लेना ये एक बार d जरूर चेक कर लो। अगर d नेगेटिव आ गया तो बहुत अच्छी बात हो गई है। अब कैसे सर? सुनो, अगर d नेगेटिव आया तो उसके करस्पॉन्डिंग a चेक करो कि a पॉजिटिव है या a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना मेरी बात, तो वो क्वाड्रेटिक जो लिखी है यहाँ पे, जो भी क्वाड्रेटिक लिखी है वो ऑलवेज पॉजिटिव होगी, ऑलवेज पॉजिटिव होगी। और अगर a नेगेटिव है तो वो जो क्वाड्रेटिक है वो ऑलवेज नेगेटिव होगी, ऑलवेज नेगेटिव होगी। सर इससे फर्क क्या पड़ जाएगा? फर्क नहीं पड़ा? नहीं पड़ा? पड़ा होगा क्या कि सर ट्रांसफॉर्मेशन, अगर हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे ना तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्ट भेज देंगे 0 में, डायरेक्ट भेज देंगे 0 में। क्यों? क्योंकि अब हम इसके अबाउट, मतलब जो साइन के अबाउट है ना, श्योर हो गए, क्योंकि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगी। क्यों? क्योंकि इसका d कैलकुलेट किया तो नेगेटिव आया, नहीं पता, नहीं चेक किया, करो ना, इसका निकालो b² माइनस 4ac, तो करो कंपेयरिंग। तो जैसे हमने निकाला यहाँ पे x² प्लस x प्लस 1, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू 1, d निकालो, d होता है सर b² माइनस 4ac, तो b की वैल्यू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1, तो ये आ गया 1 माइनस 4 इज माइनस का 3। तो जैसे ये माइनस का 3 आ गया, डन, माइनस का 3 आ गया ना, तो आ गया ना नेगेटिव, तो d कैसा आ गया, नेगेटिव आ गया। तो जैसे ही d नेगेटिव आया, अब a चेक करो, सर a तो पॉजिटिव है क्योंकि 1 है तो पॉजिटिव है। अगर मान लो यहाँ पे माइनस का 1 होता तो नेगेटिव बोल देते उसको। तो अब ये 1 पॉजिटिव है, और जब ये पॉजिटिव है ना तो हम पता चल गया कि ये क्वाड्रेटिक तो हमेशा कैसी रहने वाली है, पॉजिटिव रहने वाली है। और इसको याद भी कर लो कि x² प्लस x प्लस 1 जो होता है
वो बहुत इंपॉर्टेंट भी, आगे चल के भी ये काम आती है ना। तो ये हमेशा पॉजिटिव रहती है, जैसे ही पॉजिटिव हुई तो हम इसको जीरो में भेज देंगे, ठीक है ना। तो ये पहले तो कंसेप्ट ध्यान रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्वाड्रेटिक अगर इन्वॉल्व कर रहा है ना, ये चीज़। तो अगर क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व हो रही है किसी इनइक्वलिटी में तो एक बार जरूर चेक कर लो डी को, अगर फैक्टराइज नहीं हो रही है तो। अगर डी को चेक किया, डी आ गया नेगेटिव, तो ए चेक करो। अगर ए पॉजिटिव है तो अच्छी बात है, फिर तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा पॉजिटिव रहेगी, हमेशा पॉजिटिव रहेगी। और डी अगर नेगेटिव है और उसके करस्पॉन्डिंग ए भी नेगेटिव आ जाए तो वो क्वाड्रेटिक हमेशा नेगेटिव रहेगी। अगर ऐसी क्वाड्रेटिक को तुम राइट साइड में भेजते हो तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी सेम रहेगा क्योंकि सर पॉजिटिव है। और ऐसी क्वाड्रेटिक को जब तुम राइट साइड में भेजोगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा क्योंकि ये ऑलवेज नेगेटिव है ना। तो यहाँ पे के केस में क्या था, यहाँ पे सर ए पॉजिटिव था, डी नेगेटिव था, तो ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव, और ऑलवेज पॉजिटिव है तो जीरो में भेज देंगे, जीरो में भेज देंगे। डन, क्लियर। तो जैसे इसको जीरो में भेजा तो अब हमारे पास क्या हो गया सवाल, तो सर सवाल तो ऐसा रह गया, ऊपर तो x माइनस 3 तो कट ही गया था तो 1, और नीचे रह गया केवल x माइनस 2, है ना। देखो ये तो कट ही गया था ना, और इसको जीरो में भेजने पर क्या कर देगा, डिवाइड बाई में कुछ नंबर है वो जीरो कर देगा, तो ये तो जीरो बन गया, और ये कट के 1 हो गया ऊपर, तो 1 अपॉन x माइनस 2 लेस देन और इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे सर, नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे। तो जैसे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया 2, देखो यही तो आएगा, यही आएगा। अब राइट साइड क्रिटिकल पॉइंट है सर, क्रिटिकल पॉइंट है, लेकिन डिनोमिनेटर का रूट है और यहाँ पे इक्वल लगा तो हमेशा होलो लगाएंगे, होलो लगाएंगे। क्यों, क्योंकि सर डी डिनोमिनेटर का रूट है। डन, अब लगा दो, कर दो वही चीज, प्लस ऑलवेज प्लस रहेगा हमेशा राइट साइड में, उसके बाद माइनस, अल्टरनेट चलता है प्लस माइनस। अब तुम्हें क्या चाहिए सर, लेस देन वाला पार्ट। लेस देन वाला पार्ट का मतलब हो गया ये वाला पार्ट, है ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। डन, तो हमारा सॉल्यूशन क्या आ जाएगा सर, माइनस इन्फिनिटी से 2, माइनस इन्फिनिटी से 2, ये भी ओपन, और इन्फिनिटी तो हमेशा ओपन लेता ही है, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। और इसको ऐसे दिखाएंगे कि सर ये सारी x की तो वैल्यूज थी तो x बिलोंग्स टू। अब सुनना मेरी बात, सुनना मेरी बात, यहाँ पे कभी कभी ऐसा भी होगा जो हमने यहाँ पे, अगर मान लो सपोज ऐसा हो जाता कि इसके बीच में कोई 3 लाई करता, 3 लाई करता है इसके बीच में, मान लो ये इनइक्वलिटी ऐसे ना हो कि ऐसे होते, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4, सब इस वाले क्वेश्चन नहीं, मान लो, ठीक है ना। अगर x बिलोंग्स टू ऐसा होता तो इसके बीच में 3 भी आ रहा है, सर आप बार बार 3 को क्यों लेके आ रहे हो, इसलिए क्योंकि सुनो, तुमने पीछे यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी थी, क्योंकि काटा इसको, और काटने के बाद तुमने यहाँ पे कुछ चीज़ लिखी थी, तो इसको सॉल्व भी करना होता है। तो जैसे तुम सॉल्व करोगे तो x माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू 0, तो x इज नॉट इक्वल टू 3, मतलब x 3 के बराबर नहीं होना चाहिए, अगर 3 के बराबर होगा तो 0 बन जाएगा। अब सोचो, अब तुम क्या कर रहे होगे, जब तुम इसका सॉल्यूशन लिखते तो इसके बीच में 3 होता, लेकिन तुम पहले ही बोल चुके हो कि 3 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ से हमें 3 को हटाना पड़ता, तो हम क्या करते, ऐसे लिखते उसको, यहाँ से 3 हटा दिया। और अब देखो डिस्क्रीट वैल्यू है ना, अभी हम लोगों ने बात की थी कि जब भी डिस्क्रीट वैल्यू होगी तो उसे कर्ली ब्रैकेट में रखा जाता है, तो ऐसे। अब यहाँ पे मैंने क्यों नहीं हटाया, क्योंकि इसके बीच में वो 3 आ ही नहीं रहा, देखो 2 से इधर की वैल्यूज ली जा रही हैं और 3 पड़ेगा यहाँ, तो वो इंक्लूड ही नहीं था, इसलिए मैंने वहाँ पे नहीं लिखा, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो मैं इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो कभी कभी तुम सवालों को लगा रहे होगे और क्या हो रहा होगा कि कुछ नंबर को तुमने ऐसे काट दिया होता, और काटने के बाद क्या हो रहा कि तुम्हारा एक ऐसा सॉल्यूशन सेट बन रहा होगा जहाँ पे वो नंबर आ रहा है, तो उसको हटाना पड़ता है हमें ऐसे करके, माइनस ऑफ दिस। इसको लिखने का एक दूसरा तरीका भी होता है, इसको ऐसे भी लिख देते हैं, x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 4 लिखा और ऐसा स्लैश कर दिया ऐसे, ठीक है ना, ऐसे स्लैश कर दिया उल्टा, देखो ऐसा होता है अपॉन, है ना, तो ये ऐसा स्लैश किया और लास्ट में लिख दिया 3, तो ये माइनस की जगह पे इसको भी दिखाता है, इसको बोलते हैं एक्सक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग 3, एक्सक्लूडिंग 3। डन, तो समझना इस चीज़ वाली बात को, ठीक है, क्लियर। तो बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात थी ये, अगर कभी भी क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व कर जाए, क्वाड्रेटिक इन्वॉल्व कर जाए तो हम लोग इस प्रकार से सॉल्व करते हैं, इसकी हेल्प से, इसकी हेल्प से। डन, अरे बोलो ना, इसका अलग था ना, ठीक है, इसको अलग कर दो, ठीक है, क्लियर, अरे हाँ या ना, ठीक है। अब सुनना, अब कभी कभी क्या होगा, कुछ हायर पावर भी पूछ लेता है, जैसे मान लो
कि ऐसा आ गया क्वेश्चन, ऐसा आ गया क्वेश्चन, आ गया ऐसा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 5 की होल पावर 3 अपॉन में एक्स माइनस 2 की होल पावर और 5 और x प्लस 3 की पावर 2, ऐसा आ गया क्वेश्चन ऐसा। अब मैंने तुम्हें थोड़ा एडवांस, मतलब थोड़ा सा बढ़ते हैं, लेवल को बढ़ाते हैं, मतलब एडवांस लेवल नहीं, मतलब थोड़ा बढ़ते हैं क्वेश्चनों में। अब कुछ ऐसा सवाल आ गया, फिर अब की बार अगेन एक क्वाड्रेटिक आ गई, बाकी तो सारे लीनियर फैक्टर रखे हैं, राइट साइड में जीरो भी है, तो अच्छी बात है, कुछ को ना कुछ हमारे पास हेल्पिंग है ना। ठीक है, अब हम लोग इसको कैसे टैकल करेंगे, तो सबसे पहले चेक करो क्या किया था सर, क्वाड्रेटिक आ जाए तो पहले फैक्टराइज करने की कोशिश करो, क्या फैक्टराइज हो रही है, तो हमने देखा हाँ सर ये तो फैक्टराइज हो रही है, क्योंकि 1 के फैक्टर ऐसे करो जिन्हें ऐड करने पे 2 आ जाए, तो 1 बन जा 1 और उनका ऐड करोगे तो 2 आ जाएगा। और अगर किसी को अच्छे से दिख रहा है तो ये x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिखा है, तो ऊपर वाला बन गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर। कैसे लिखा है देख लो ना, देखो इधर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, सॉल्व करो तो x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, क्योंकि 1 प्लस 1 में तोड़ दिया और माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। इनको देखो तो x कॉमन लिया x माइनस 1, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 1, तो एक ब्रैकेट में आ गया x माइनस 1, दूसरे में भैया आ गया x माइनस 1, तो ये पूरा क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन, तो ऐसे हमने बना लेते हैं। ठीक है, तो हमने इसको x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। अगला वाला क्या है x माइनस 3 का होल स्क्वायर, फिर अगला वाला क्या है x माइनस 5 का होल क्यूब, और अपॉन में क्या है जल्दी बताओ, चलो यहाँ पे एक और इंक्लूड कर लो एक्स क्यूब, ठीक है ना। फिर अगला क्या है एक्स क्यूब इंटू एक्स माइनस 2 का होल पावर 5 और इंटू एक्स प्लस 3 की होल पावर स्क्वायर, और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो सारे लीनियर फैक्टर में हमने चेंज कर लिए, सबसे पहला काम है ना, राइट साइड में 0 होना चाहिए, है सर, सारे लीनियर फैक्टर होने चाहिए, हैं सर, उसके बाद x के सारे कोफिशिएंट जो है वो 1 होने चाहिए, हाँ सर हैं, पॉजिटिव हैं, हाँ सर हैं, सारा कुछ हमने फॉर्मूले में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे, जितने भी रूट्स हैं उनको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दो। ठीक है, कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बनाई नंबर लाइन, ठीक है। अच्छा, इस एक्स क्यूब को मैं ऐसे ले सकते हैं, ध्यान से देखना, इस एक्स को मैं ऐसे ले सकता हूँ एक्स माइनस 0 का क्यूब, हाँ सर बात एक ही है, क्योंकि एक्स माइनस 0 घटाओगे एक्स बचेगा, होल क्यूब कर रहा है तो यही वाली। अब मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि जब तुम इसका रूट निकालोगे तो क्या आ जाएगा एक्स इक्वल टू 0, तो अब की बार 0 भी एक रूट है उसका, ठीक है ना, 0 भी एक रूट है ना। एक्स क्यूब को मैंने ऐसे लिखा और यहाँ से रूट निकाल लिया, डन। तो देखो इसका रूट क्या आ गया सर 1, सर स्क्वायर और पावर ये 3 है, इसका कोई दिक्कत नहीं, तुम अंदर वाले का रूट निकालो बस। यहाँ से कितना रूट आ गया 3, सर यहाँ से रूट 5, सर इसका अभी आपने बताया सर इसका 0 होता है ना, तो 0 हो गया, इसका सर 2 हो गया, इसका -3 हो गया। चलो एक चीज़ और कर लेते हैं, इसको प्लस बना लो, इसको प्लस बना लो, है ना, कुछ और फैक्टर कर लेते हैं हम बढ़िया से, है ना, ऐसे कर लिया, ठीक है, +5 कर लिया, तो इसका रूट निकाल लिया -5। अब इनको सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, मैं है ना, इन सभी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो नंबरिंग वाइज लिखेंगे, सर पहले आएगा -5, ये रहा -5, फिर सर आएगा -3 लिख दिया, फिर आएगा सर 0 लिख दिया, फिर आएगा सर 1, फिर आएगा 2, और कुछ रह गया, हाँ सर एक 3 रह गया, तो इसको और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, हमने क्या किया, जितने भी रूट से डिनोमिनेटर के और न्यूमरेटर के सारे हमने यहाँ पे दर्शा दिए। अब सर इक्वल टू का साइन इंक्लूड है, इक्वल टू साइन आ रहा है, तो जब इक्वल टू का साइन आ रहा है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले मार्क करेंगे न्यूमरेटर के रूट्स, है ना। ठीक है, न्यूमरेटर के रूट्स कौन कौन से हैं, 1 है, 3 है, -5 है, तो 1 है, 3 है और -5 है। अच्छा मान लो सर अगर यहाँ पे इक्वल नहीं होता तो हम क्या करते, तो फिर इनको मार्क नहीं करते, फिर हम ऐसे ही छोड़ देते, हम फिर रीजन देखते बस, है ना। ठीक है, ध्यान देना, और इन पे तो हमेशा होलो ही रहता है ना, इन पे तो हमेशा होलो ही रहेगा, तो यहाँ पे -3 पे भी होलो कर दो, इस पे भी होलो कर दो, इस पे भी होलो कर दो,
ठीक है ना, इन पे होलो कर दिया। अब सर क्या करेंगे, सर राइट साइड में आपने बोला था हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ठीक है रख दो, राइट साइड में पॉजिटिव आएगा। फिर सर अल्टरनेट प्लस माइनस करते चले आओ, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, गलती कर दोगे। सर क्यों गलती कर दो, आपने तो अभी तक तो यही सिखाया। हाँ सिखाया था, वहाँ पे सारे फैक्टर लीनियर ही थे और सबकी होल पावर 1 थी। देखो x माइनस 1, ये देखो होल पावर 1 है ना, यहाँ पे देखो 1 है, इसमें पीछे चेक करो, इनकी सभी की होल पावर देखो 1 थी 1 थी 1 थी 1 थी, यहाँ पे भी देखो 1 है 1 है ना, ये सारे पार्ट्स देखो है ना, दिख रहा है। अच्छा इससे पहले आपने यहाँ पे किया था एक क्वेश्चन, यहाँ पे भी देखो होल डिग्री सबकी 1 है, देखो 1 है ना, यहाँ पे भी देखो सबकी डिग्री 1 है ना। तो अब क्लियर, तो ये 1 आ गए ना। लेकिन अब की बार होल डिग्री 1 नहीं है, अब की बार कुछ चेंजिंग भी आ रही है, कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 5 है, ऐसा भी है। अब क्या करते हैं, सुनना इस वाले बात में, तो अब एक ये फाइनल टच होता है, अब ये एक फाइनल टच है बिल्कुल। क्या है कि सबसे पहले राइट साइड में प्लस रखा, हाँ यहाँ तक ठीक है। फिर क्या करते हैं, जो रूट है उस पर आते हैं आगे। सर ये 3 कहाँ से मिला था मैं, सर 3 रूट मिला था यहाँ से, सुनना मेरी बात, 3 रूट पे आ जाओ। 3 कहाँ से मिला हमें, यहाँ से। इसकी होल पावर देखो क्या है, E1। अगर होल पावर E1 है तो साइन कंटिन्यू कर दो, यानी कि जो पहले था वही आ जाएगा। तो अब सर हमने 3 पे देखा तो इसकी होल पावर E1 थी तो प्लस था साइन, तो प्लस ही आ गया, डन। अब सर अगला रूट क्या है, 2 कहाँ से मिला हमें, 2 मिला सर यहाँ से, और इसकी होल पावर क्या है, ऑड। अगर इसकी होल पावर ऑड है तो यानी कि साइन चेंज हो जाएगा, तो जैसे ही साइन चेंज हुआ यानी कि प्लस से क्या हो जाएगा, माइनस, डन। अब 1, सर 1 कहाँ है, रूट यहाँ से मिला था, और 1 पे पावर क्या थी, यहाँ पे रूट पे मतलब जो भी फैक्टर था उसकी पावर क्या थी, E1, तो साइन वही कंटिन्यू होगा। सर 0 मिला था हमें यहाँ से, तो 0 की पावर कैसी है, मतलब जो x का है यहाँ पे पावर क्या मिला था, 3, ऑड है सर, तो साइन चेंज हो जाएगा, प्लस, डन। अब आ जाओ यहाँ पे -3 कहाँ से मिला, यहाँ से सर, -3 कहाँ से मिला, यहाँ से सर, तो इसकी होल पावर कैसी है, E1, इसकी होल पावर कैसी है, E1, तो E1 है यानी कि सर साइन कंटिन्यू होगा, साइन कंटिन्यू होगा। अब आ जाओ -5 कहाँ गया, यहाँ पे सर इसकी पावर कैसी है, ऑड है, तो साइन रिवर्स हो जाएगा, मतलब चेंज हो। तो अल्टीमेट ये है, हम लोग क्या करते थे अभी तक प्लस माइनस इसलिए चला था क्योंकि सबकी पावर 1 थी, है ना, सबकी पावर 1 थी, ऑड थी तो साइन सबका चेंज होता चला गया, मतलब अल्टरनेट प्लस माइनस लिया। अब की बार क्या हुआ कि हमने उन फैक्टरों को देखना पड़ता है, जैसे हमने राइट साइड में हमें तो हमेशा प्लस रखना ही रखना है क्योंकि हमने सभी को पॉजिटिव बना लिया था। अब 3 पे आई, जैसे ही हम 3 पे आए तो हमने देखा कि सर 3 मिला कहाँ से हमें, 3 मिला सर हमें यहाँ से, जिसकी पावर E1 थे, तो साइन कंटिन्यू हो गया। अगर 2 सर मिला कहाँ से, यहाँ से, पावर थी ऑड थी तो साइन चेंज हो गया, ठीक है, तो बस ऐसा ही काम था। फिर 1 पे आए तो 1 सर यहाँ से मिला, E1 था, साइन कंटिन्यू हुआ। 0 की पावर में ऑड था तो साइन चेंज हो गया। फिर -3 पे E1 था तो साइन कंटिन्यू रहा। -5 की पावर ऑड था तो साइन फिर चेंज हो गया, हाँ या ना, बिल्कुल सही बात। अब सर हमने इक्वल टू 0 के लिए तो मार्क कर ही लिए थे ये सारे, और सर अगर इक्वल टू ना होते तो हम मार्क नहीं करते, सब पे होलो लगाते, फिर चाहे न्यूमरेटर का हो चाहे डिनोमिनेटर का, सब पे होलो लगाते, डन। अब आ जाओ यहाँ पे ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन का मतलब हो गया, ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव वाला पार्ट। अब देखो चेक करो पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ कहाँ है, तो हमने देखा सर पॉजिटिव वाला पार्ट तो यहाँ पे भी है, और सर पॉजिटिव वाला पार्ट आगे भी है, इससे भी पॉजिटिव वाला पार्ट है। फिर सर पॉजिटिव वाला पार्ट कहाँ है, यहाँ पे है, और फिर सर पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पे है, ऐसे, डन। तो हमने उनको मार्क कर दिया, बोलो जल्दी से, बिल्कुल ठीक। अब लिखो इनको, सर कैसे लिखोगे, सर x बिलोंग्स टू, है ना, x से बिलोंग करते हैं हमेशा, देखो x बिलोंग्स टू, तो पहले तो इनके रीजन लिख लो, है ना, पहले रीजन लिखता है। सर -5 पे आ जाएगा क्लोज, कॉमा 3 पे आ जाएगा ओपन, फिर यूनियन 3 -3 था, और फिर 0 पे भी ओपन, इन दोनों को लिख दिया ऐसे करके। अब इनको लिख दो, इनको लिखो, सर यहाँ पे क्या आ गया, 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, देखो 2 पे ओपन 3 पे क्लोज, यूनियन। अब देखो यहाँ पे तुम क्लोज 3 मत कर देना, क्यों, क्या होगा कि डबल बार काउंट होगा, देखो, क्योंकि सर यहाँ पे हमने क्लोज कर ही दिया, तो यहाँ पे जब मैं इसके साथ मिला लूँ इस वाले के लिए या इस वाले के लिए मिला लूँ,
तो आप एक ही साइन एक ही बार इंक्लूड किया जाता है, क्योंकि सेट है तो सेट में हमेशा डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स आते हैं। तो हम इसको लिखेंगे फिर यहाँ से 3। सर यहाँ पे ओपन 3 क्यों आया? ओपन 3 इसलिए आया क्योंकि मैं यहाँ पे 3 को इंक्लूड कर चुका हूँ पहले ही, ठीक है। ओके, कॉमा कहाँ तक? सर इन्फिनिटी तक, इन्फिनिटी तक। डन। अब सर सबको मिलाना है, तो सबको मिलाना है तो पास पास लिख दो, पास पास लिख दो। और अब क्या लगा देंगे? इसके बीच में भी यूनियन लगा देंगे और लास्ट इधर लिख देंगे x बिलोंग्स टू। अब देख लो क्या अभी आंसर हमारा सही है? ये हमने ऐसे करके लिख लिया, क्या आंसर सही है? अब तुम कहोगे सर सब तो मिला ही दिए, आंसर तो ठीक ही होना चाहिए, लेकिन तुमने एक गलती कर दी। क्या? देखो ध्यान दो। अब जिन पे हमने मार्क किए हैं क्या वो इंक्लूड हैं सारे? -5 पे मार्क था, -5 हाँ इंक्लूड है। इधर 3 पे मार्क था, 3 इंक्लूड भी है। कहीं भी हो जाए लेकिन हो जाना चाहिए। अब तुम देखो सर 1 इंक्लूड था और आपके इस रीजन में कहीं भी 1 आ ही नहीं रहा, देख लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा? अलग से करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे यूनियन 1, क्योंकि एक वैल्यू तो थी, डिस्टिंक्ट वैल्यू थी, तो उसको हमने ऐसे डिस्क्रीट वैल्यू थी तो हमने ऐसे करके मार्क करना पड़ता है। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना, यहाँ से गलती हो सकती थी, है ना, पूरा आंसर गलत हो जाता है। देखो पूरा सही से लिखा रहा तुमने, लेकिन यहाँ पे अगर इसको इंक्लूड नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है ना। तो ये चीज़ें थी कुछ ऐसा, है ना, जहाँ पे हमारे पास पार्ट है लिया गया, हमने ये चीज़ लिखी, बढ़िया तरीके से सॉल्व किया है ना। ठीक है, तो ये कुछ ऐसा बेबी कम मेथड जहाँ पे हमारे पास यूज होता है। बेबी कम मेथड में सर कुछ नहीं, भाई पहली बात है ना कि हमेशा एक जनरल फॉर्मेट में बना लो, एक्स को पॉजिटिव कर लो, जो भी हमारा पास कॉफिशिएंट है उसको, और 1 बनाने की कोशिश करो, फायदा रहता है ना, बहुत जगह ऐसे यूजफुल कर सकते हैं। क्या सर क्वाड्रेटिक ऐसी भी आ सकती है जिसके मान लो सर फैक्टराइज तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बाद हमने कुछ सीधराचार्य फार्मूला वगैरह है ना जो पढ़ा था ना, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला से जो हम लोग निकालते हैं ना, सॉल्व नहीं करते हैं, सीधराचार्य वाला फार्मूला, उसको भी यूज कर सकते थे, जिसको हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला भी बोलते हैं। हाँ सर, उसको भी यूज किया जा सकता है कभी कभी, तो उनको भी हमें मार्क करना पड़ता है यहाँ पे। तो उसके लिए कुछ चीज़ें सुनो, है ना, उसके लिए हम कुछ चीज़ें समझते हैं। तो कभी हमारे पास, सुनना मेरी बात, कि जैसे मान लो हमारे पास √16 तो हमें पता है, √16 कितना होगा सर? +4 होगा। हमें √9 तो पता है, कितना होगा सर? 3 होगा। हमें √25 तो पता है, कितना होगा सर? 5 होगा। लेकिन अगर कोई तुमसे पूछ ले √22, √22 ये कैसे निकालोगे, है ना। तो इनके लिए क्या करते हैं, सुनते रहना सभी बातें। तो हमेशा हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास नंबर लिखा है ये रहा, इसके आसपास वाले स्क्वायरों को देख लेते हैं। तो सर इससे पहले हमारे पास 4 का स्क्वायर है ना, देखो अगर ये √25 होता, ठीक है ना, √25 होता ऐसा, और √16 इसके आसपास वालों को लिख लो, लिख लिया। इसकी तो वैल्यू आ गई सर 4, और इसकी वैल्यू आ गई कितनी? 5। हमेशा क्या करो, जिसका भी हमें ऐसा रूट कभी पूछ लिया जाए जो कि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो हम लोग ऐसे तोड़ते हैं उसको बीच में लिख लो। लिख लिया? अरे हाँ या ना, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ कि यहाँ पे 4 क्या था, यहाँ तो 16 था ना, 16 वाला पार्ट, तो 16 से 22 पे जाने के लिए कितना बनेगा सर? 6 ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो इसके अंदर, है ना, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, ऐसे। तो मैं क्या करता हूँ, 16 से 22 पे जाने के लिए सर प्लस करना पड़ेगा 6, और 25 से 22 पे आने के लिए हमें करना पड़ेगा -3। तो देख लिया करो कौन सा कम है, जो कम है उसको ले लो, जो कम है उसको ले लो। तो जैसे मान लो हमारे पास सर 6 ज़्यादा हो रहा है, -3 कम लग रहा है ना, मैग्नीट्यूड वाइज। तो हम क्या करेंगे, सुनते रहना यहाँ पे। तो इसमें क्या करेंगे, इस वाले पार्ट्स में सॉल्व करना है हमें। तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए, इसकी वैल्यू लिखने के लिए जिससे के आसपास पड़े तो उसको लिख लो। इस नंबर के आसपास था सर, 5 के पास ज़्यादा पड़ रहा है, कितना? -3, देखो है ना। और अपॉन में जस्ट इसके डबल से डिवाइड दे देंगे, तो 5 का डबल 10। सॉल्व कर लो, तो 5 -3 को डिवाइड करोगे 10 से 0.3, सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा? 4.7। तो यानी कि √22, √22 कितना आ गया? 4.7। इसको हम लोग अप्रॉक्स में लिखते हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, इसकी अप्रॉक्सीमेशन है।
क्या सर यहाँ से भी निकाला जा सकता था? मान लो इसको ले लिया तो हाँ, इससे भी निकाला जा सकता था। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, कैसे कि 4 प्लस ये कितना 6 y जस्ट इसका डबल, जस्ट इसका डबल। तो ये कितना हो गया सर? सॉल्व हो गया, 2 से काट दो, 2 कितना था 6/8 था ना, हाँ, तो 3/4 हो गया। अब निकाल लो, सॉल्व कर लो, तो ये कितना आ गया, ठीक है ना। यहाँ से क्या हो जाएगा सर 3/4, ये कितना आ गया 0 पॉइंट, तो 4 7 जा 8, 28, 4 5 जा 20 है ना, तो ये 4.75। तो ऐसे करके तुम इससे भी निकाल सकते हो, लेकिन जो चीज़ जितने कम कराना पड़े, हमसे कम कैलकुलेशन करनी पड़े, जैसे इस वाले पार्ट्स में कम से प्लस माइनस करना पड़े, वो चीज़ ज़्यादा क्लोज पहुंचाती है उसके, ठीक है। ये चीज़ आ गया, तो ये 4.75 यहाँ से निकला 4.7, तो इसको मैं ज़्यादा क्लोज मानूंगा उसके, है ना, क्लियर। अगर हम एग्जैक्ट देखना भी चाहें तो यहाँ से दिख भी जाता है ना, कि शायद, ठीक है ना, टूल्स में, ठीक है ना, तो ये रहा। तो अगर मैं निकालना चाहूँ 22 था ना, 22 का स्क्वायर रूट, तो 4.69 है ना, देखो इस 4.7 के ज़्यादा क्लोज है ना, तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, है ना। क्लियर। तो ऐसे करके अभी मैंने क्यों बताया, मैंने इसलिए बताया, ध्यान से देखना। मान लो कभी ऐसे वैल्यूज आ गई, मान लो कभी ऐसे वैल्यू आ गई, अरे भाई कहाँ चला गया, ठीक है, ठीक है, ऐसे आ गया, मान लो 4 प्लस √22/3 है ना, ये कुछ भी मान लेते हैं, ऐसा आ गया कुछ ऐसे वैल्यू। और मुझे जानना है क्यों, ऐसा क्यों बताया सर, जब हम क्वाड्रेटिक को ऐसे फैक्टराइज करते हैं ना, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के, तो कुछ ऐसे ही टाइप का रूट आता है, तो इनको कैसे सॉल्व करोगे, है ना। तो ध्यान से देखो, तो हमने क्या किया सर, इसको लिख ला 4 प्लस, और इसकी हम साइड में ऐसे वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये आ गया 4.7, तो मतलब सर इसकी आसपास की वैल्यू है 4.7/3, यहाँ पे प्लस माइनस होता है ना, हाँ, तो हमने लगा दिया। तो एक बार प्लस साइन लोगे, तो जब तुम प्लस साइन लोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 4.7/3, और जब तुम माइनस साइन लोगे तो आ जाएगा 4.7/3। ठीक है ना, क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया 4 - 4.7/3 आ गया, तो ये आ गया 4 + 4.7, तो इसको ऐड किया तो ये आ गया 8.7/3, 8.7/3, और यहाँ से आ गया माइनस का 0.7/3। डन, सॉल्व कर लो, तो ये आ गया जाएगा कुछ कितना 3 2 = 6 और 2.9, और ये हमने सॉल्व किया तो ये कितना आ गया माइनस का 0.02 है ना, 3 2 = 6 ना, बचा 1, तो 3 3 = 9, कुछ ऐसे ऐसे आ जाएगा। तो हमें इससे क्या पता चल जाएगा कि सर ये वाली जो वैल्यूज है ना, प्लस में तो 2.9 के आसपास आ रही है। तो अगर मान लो कभी रूट ऐसे आ गए 2 और 3, एक रूट आ रहा है 2, एक आ रहा है 3, और एक ही आ रहा है, तो आप तुम्हें कैसे पता चलता कि ये कहाँ पे लाई करेगा, तो सर 2 यहाँ लाई करेगा, यहाँ पे ये लाई करेगा 2.9 वाला है ना, और फिर 3 आएगा। तो ऐसे करके हम इनको जान सकते हैं कि कहाँ पे आया। तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है ये, रूट वाला कंसेप्ट है ना। क्या करेंगे सर, पहले तो उसको आसपास की वैल्यू निकाल लो। जैसे अब मान लो मैं चाहता हूँ √85, इसकी वैल्यू चाहता हूँ मैं, तो इसको तोड़ लो, इसको तोड़ो, 81 + 4, ऐसे भी लिख सकते हो ना, पास में यही सबसे ज़्यादा पास में पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो क्या किया सर, √81 तो 9 बन जाएगा, और ये जो जैसा एज इट इज़ है +4 है ना, तो +4 लगा दो, +4, और अपॉन में जस्ट इसका डबल /18 डिवाइड कर दो, है ना, 2 2 = 4 और 2 9 = 18, तो ये आ जाएगा 9 + 2/9, 9 प्लस, अब इसकी वैल्यू को डिवाइड दे दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा सर, 1/9 होता है 0.1 पे बार, तो ये हो जाएगा 0.2 पे बार, है ना। कैसे हो जाएगा, 9 2 = 18, फिर 2 बचेगा, 9 2 = 18, ऐसे चलेगा, तो सॉल्व होकर कितना आ जाएगा 9.2 है ना, 9.2 बार। तो ऐसे करके हम एकदम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो किसके आसपास आएगा, समझ रहे हो ना। तो ऐसे करके हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अलग अलग कर देता हूँ जिससे अलग अलग चीज़ें दिखती रहें, ठीक है ना। तो ये ऐसा पार्ट्स आ गया, एक इस पे डिपेंड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना, बढ़िया सा। चलो जैसे मान लो सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया x - 3
एक्स प्लस 7, या ऐसे कर लेते हैं 2x+7 है ना, 2x+7, और एक आ गया अपॉन में 3x-5, और एक आ गया कोई ऐसी क्वाड्रेटिक ले लेते हैं, ठीक है ना, कुछ ऐसे मान लिया, डन, और कुछ ऐसे <= 0 आ गया। ये मान लो एक सवाल है, इसमें सारे कंसेप्ट को हम लोग यूज करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। इस पे स्क्वायर लगा दो, इस पे पावर, ये ऐसा ही बना रहने दो, है ना, ये ऐसा ही पावर। तो इसमें हम लोग कोशिश करेंगे सारे कंसेप्ट को हम लोग यूज कर पाएँ, ठीक है। चलो सर, सबसे पहले तो फॉर्मेट में चेंज करो। सर ऑलरेडी फॉर्मेट में लिखा है, राइट साइड में 0 है, सारे लीनियर फैक्टर टाइप के। सर नहीं, लीनियर फैक्टर टाइप में नहीं है। क्यों सर? क्योंकि ये सर लीनियर है, ये भी लीनियर है, ये भी लीनियर, लेकिन ये नहीं है, तो इसको साइड में कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या आ गया, x² -3x + 4, डन, x² -3x + 4। इसको सॉल्व किया तो सर 4 के ऐसे फैक्टर करो जिन्हें ऐड करके 3 आ जाए। तो 4 1 जा 4 नहीं मत कर देना, क्योंकि नेगेटिव नहीं है ना, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगेगा। तो a की वैल्यू आ गई 1, सर b आ गया -3, और c की वैल्यू आ गई 4। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है, x = -b ± (b² - 4ac अपॉन 2a), डन। -b यानी कि +3 प्लस माइनस अंडर रूट में b² यानी कि -3 का स्क्वायर 9 -4 × a, हमारे पास 1 आ गया, और c कितना आ गया, 4 आ गया, 4 आ गया, a बराबर 1, b बराबर -3, c बराबर 4, ठीक है सर, b² - 4ac ऐसा आ रहा। तो ये हमारे पास कितना बन रहा है, 4 4 जा 16, है ना। सर ये तो फिर ऐसा बन जाएगा, फिर तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, हम चाहते नहीं है डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव। उसका तो हम कंसेप्ट समझ चुके हैं कि सर अगर डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव आ गया, है ना, तो ये तो क्वाड्रेटिक हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव, क्योंकि इसका ए भी पॉजिटिव है, इसको 0 में पहुंचा दो। तुम ये वाला होमवर्क में ट्राई कर लेना, ठीक है ना। अब मैं चाहता हूँ इसको वो बनाना, है ना, कैसा सर, जिसकी आप बात कर रहे थे, तो मैं इसको 6 कर देता हूँ। 6 कर दूँ कि 5 कर दूँ? 6 कर लेते, चलो इसको मैंने 6 कर दिया, इसको मैंने 6 कर दिया, तो इसको 6 कर दिया, तो ये 6 आ गया, ये 6 आ गया, है ना, और यहाँ पे भी ये 6 बन जाएगा, डन, ये 6 बना दिया, क्लियर। और यहाँ पे भी अंदर हो जाएगा सर आपका 36, डन, ये आ गया, क्लियर, सही है ना सर, बिल्कुल। x² -6x + 4 लिखा था, a बराबर 1 हो गया, b बराबर -6 हो गया, c बराबर 4 हो गया, -b, है ना। तो ये हमारे पास कितना हो गया, माइनस का 6 बना लिया हमने, तो -6 + 6 बन गया, प्लस माइनस b² यानी कि 36 -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू 4, ठीक है, सही है, अपॉन में 2a, तो यानी कि 2a का मतलब हो गया 2, डन। तो 6 प्लस माइनस अंडर रूट में ये कितना हो गया सर, 4 4 जा 16, 36 में से 16 गया तो 20 मिला, 20 मिला, है ना, देखो 36 में से 16 गया तो 20 मिला, अपॉन में 2। सर इसको क्या किया, 4 5 जा 20 होता है, 4 5 जा 20 होता है, तो जैसे हमने 4 5 जा 20 किया तो 4 तो निकाल लिए बाहर रूट से, तो ये आ जाएगा 2√5 अपॉन में 2। सर 2 कॉमन ले लो, नीचे वाला 2 काट देते हैं, तो ये आ जाएगा 3 ± √5, तो ये आ गया, है ना। तो x की वैल्यू आ गई 3 ± √5, डन। तो x की वैल्यू यहाँ से आ गई सर 3 ± √5। अब चेक कर लेते हैं, है ना, अब हमें चेक करना पड़ेगा ये किसके आसपास है। चलो तो सर √5 की वैल्यू साइड से निकाल लो, तो सर इसको लिख सकते हैं 4 + 1, तो 4 तो हो गया सर 2, ये +1 -1 जो भी होता है एज इट इज आ जाता है, अपॉन में जस्ट इसका डबल, तो 4, तो 1/4 हो गया कितना, 0.25, तो मतलब ये आ गया 2.25 के अप्रॉक्स, है ना। वैसे √5 होता है 2.23 समथिंग, है ना। तो ये हमारे पास हो गया 2.25 ही हम लेके चलते हैं ना, तो हमारा √5 जो है वो कुछ 2.25 के अप्रॉक्स आ गया। चलो लगाओ यहाँ पे रखो, तो 3 प्लस, है ना, 3 प्लस 2.25 कितना हो गया, 5.25 और 5.25, है ना। तो एक तो आ रहा है हमारे आसपास कितना, 5.25 के आसपास। अब एक आ गया, इसको माइनस करो,
तो सर मिल जाएगा कितना 0 पॉइंट, देखो 3 से माइनस करो इसको, तो 5, 9 में से 2 गया 7, ठीक है ना, ऐसा 0.75 है ना, 0.75, 0.7 डन। तो हमने क्या कर लिया, इनको अप्रॉक्स लगा लिया। अब क्या होता है, यहाँ पे हमेशा हमें निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और हमें दिख रहा है वैल्यूज बहुत दूर दूर है, ठीक है ना, तो हम इसको अप्रॉक्स में खेल लेते हैं। जैसे मान लो हमने क्या किया, √5 की वैल्यू निकाली तो 2 से ज़्यादा आएगी, तो मतलब ये नंबर हो गया 5 से कुछ ज़्यादा, तो 5 से कुछ ज़्यादा ऐसे कर दिया है ना। ये 2 के आसपास वैल्यू आएगी, 2 से कुछ ज़्यादा, 3 में से 2 से कुछ ज़्यादा जाएगा तो 0 पॉइंट के आसपास कुछ मिलेगा। तो ऐसे करके हम लोग इसको अप्रॉक्स में सॉल्व करने की कोशिश करते हैं मन में। चलो तो सर इसको फैक्टराइज कर लिया। और सर यहाँ से क्या किया, यहाँ से 2 बाहर निकालो, है ना, यहाँ से 2 बाहर निकालो, यहाँ से 3 बाहर निकालो, क्योंकि हमेशा लीनियर फैक्टर x की वैल्यू को 1 रखना पड़ता है। चलो कर लेते हैं। या फिर सर ना निकालो तो कोई बात नहीं, बट फिर इनके पूरे अप्रॉक्सीमेशन जितना भी रूट बनेगा उसको 0 के बराबर रख देना। तो मैंने कहा ठीक है, कुछ भी कर लो आप, है ना। तो हमने क्या किया, यहाँ से x की वैल्यू निकाली तो कितना आ गया 3। सर यहाँ से x की वैल्यू निकाली, वो आ गई -7/2। क्यों, क्योंकि पूरे को 0 के बराबर रखोगे। सर यहाँ से तो हमारे पास आई गई वैल्यू, ये वाली कौन सी 3 ± √5, और यहाँ से वैल्यू कितना आ जाएगा 5/3। सबकी वैल्यू को हमने निकाला आसपास। 5/3 कितना होगा, सॉल्व करो, अप्रॉक्स में कितना होगा। सर 3 का डिवाइड दे दो तो 0 पॉइंट, 3 बन जाता 1 पॉइंट, तो बचा कितना 2, तो 3 6 18, तो 1.67 के आसपास है ना। ये कितना हो गया सर, ये तो हो गया -3.5, ये ठीक है, -3.5 डन। अब सबको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर देते हैं, करो नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट, डन। नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, वैल्यू रखो सारी। सर सबसे पहले तो नेगेटिव की वैल्यू ये है, ये नेगेटिव की वैल्यू है, तो ये आ जाएगी इधर -7/2। अच्छा ये वैल्यू नहीं रखते हैं, रखते हम भैया ओरिजिनल वैल्यू जो आई है वो, ठीक ना। ये जो निकालते हैं हम अप्रॉक्स में, इससे वो फील करते हैं कि वो नंबर आएगा कहाँ, है ना। तो -7/2। अब क्या है सर, अब हमारे पास बचा 1.67, लेकिन उससे पहले आएगा 0.75 जो कि थी 3 - √5 की वैल्यू, 3 - √5 की वैल्यू। फिर आएगा सर ये 1.67 वाला पार्ट, तो 1.67 का मतलब हो गया 5/3। उसके बाद सर आएगा कौन सा 3 वाली वैल्यू, ये 3, और फिर उसके बाद आएगा 3 + √5, 3 + √5। देखो सारी वैल्यूज लिख ली आपने, देखो एक बार चेक करो, सारी वैल्यूज लिख ली। -7/2 सर -3.5 था जो कि उधर मिलेगा, फिर 3 - √5 आएगा क्योंकि इसकी वैल्यू 0 पॉइंट समथिंग है, ये आएगा। फिर 5/3 जो कि 1 पॉइंट समथिंग था वो यहाँ आएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर उसके बाद 3 + √5 आ जाएगा जो कि 5 पॉइंट समथिंग था ना, इसलिए। अब क्या करेंगे सर, चलो अब इक्वल टू बहुत ले लिया है ना, इक्वल टू को हटा देते हैं, इक्वल टू को हटा देते हैं। तो सर जब इक्वल टू को हटा देते हैं आप, तो सब पे क्या करना पड़ता है, होलो, चाहे कुछ भी हो, चाहे यहाँ पे हो, चाहे न्यूमेटर का हो, चाहे डिनोमिनेटर का हो, सब पे लगाते हैं होलो सबसे पहले, ठीक है ना। सर मार्क तो कर लो पहले, हाँ। तो राइट साइड में तो हमेशा प्लस, क्योंकि सारे पॉजिटिव थे, सारे पॉजिटिव थे, है ना। ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है ना, एक्स का जो भी कोफिशिएंट है वो हर जगह पॉजिटिव है, तो इसलिए हमेशा राइट साइड में पॉजिटिव आता है, डन। अब क्या किया सर, देखो हमेशा देखा करो 3 + √5, सर ये था यहाँ पे होल डिग्री थी 1, होल डिग्री थी 1, तो सर साइन ऑफ इनइक्वलिटी है वो चेंज हो, मतलब जो यहाँ पे प्लस है साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो गया। 3 सर 3 पे पावर थी इवन थी तो साइन कंटिन्यू होगा, और 5/3 पे सर पावर ऑड है, क्योंकि देखो कुछ नहीं तो 1 होगा ना, तो साइन चेंज हो जाएगा। फिर 3 - √5 अलग है ना, फिर यहाँ पे भी सर अलग है, ठीक है ना, ये पिता क्लियर, ये आ गया, देख लो, डन। चेक करो यहाँ से, ये वाला पार्ट था। और इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे पावर 4 कर लो तो ये भी नेगेटिव आ जाता है ना। तो वो अब समझ गए होगे तुम लोग, ठीक है। अच्छा अब क्या मार्क किया गया सर, <0, <0। तो <0 के लिए क्या करेंगे, <0 के लिए क्या करेंगे, जो नेगेटिव रीजन है उसको पकड़ो। तो नेगेटिव रीजन में सर ये दोनों आ रहे हैं, ये दोनों आ रहे हैं, और सर एक नेगेटिव रीजन में ये आ रहा है। तो लिख दो, सबसे पहले इसको लिखो, तो -7/2, 3 - √5, ये भी ओपन, ये भी ओपन। फिर सर 5/3 से
5/3 से 3, ये यूनियन है ना, 3 से 3 प्लस √5। और सर अब सबको कंबाइन कर लो और इधर लिख दो आगे x बिलोंग्स टू। क्या आगे सभी जगह x बिलोंग्स टू लिखा है? देखना एक बार। हाँ सर लिखा है, x बिलोंग्स टू लिखा है, ठीक है। यहाँ पे नहीं लिखे है ना, तो यहाँ पे लिख दो है ना x बिलोंग्स टू, क्योंकि x में सारी इनइक्वलिटी थी ना, तो लिख दो इसको x बिलोंग्स टू, ठीक है ना। बाकी तो यहाँ से तो चले ही थे। तो ये है ना, तो अब हम लोगों ने इनइक्वलिटी पे जितना टाइप का बन सकता था, जैसा भी टाइप का बन सकता था, क्वाड्रेटिक को इन्वॉल्व करके, क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव हो, डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव हो, सीधी तरह चल लगाना हो, कैसे रूट वाली वैल्यूज को लिखेंगे है ना, कैसे साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाता है अगर पावर इवन है, ऑड है, मतलब हर टाइप का जितना भी बन सकता था वेरिएबल वाले पार्ट पे वो हमने खत्म कर दिया, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उनको लगाना, सॉल्व करना और देखना कि कहीं कुछ हमने मिस तो नहीं किया है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हुई है ना, सारी चीज़ों को ध्यान से देखेंगे हमेशा, ठीक है ना। अच्छा, इस पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करते हैं जो कि ट्रगो और इनइक्वलिटी का मिक्सचर क्वेश्चन है, फिर इसके बाद हम इस क्लास को एंड करते हैं ना। चलो, तो एक अच्छा क्वेश्चन था, तो ये काफ़ी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है इनइक्वलिटी और मतलब इनइक्वलिटी और ट्रिगोनोमेट्री को मिला के। क्यों सर? क्योंकि अभी तक हमने जो भी वैल्यूज़ पढ़ी वो sin 30, sin 45, sin 60, 90 इन प्रकार की वैल्यूज़ पढ़ी, या फिर कुछ और भी आगे पढ़ा होगा, लेकिन अभी मैं ये सोच के चलता हूँ कि आपने केवल 10 तक की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ी है। डन। तो अब क्या हुआ, यहाँ पे जो वैल्यूज़ लिखी हैं 1, 2, 3, 4, ये 1 जो है वो 1 डिग्री नहीं है, यहाँ पे 1 जो है रेडियन है, ठीक है ना। तो एक आगे कंसेप्ट में पढ़ने को मिलेगा कि रेडियन और डिग्री में फ़र्क क्या है ना। अभी तक तो हम लोग डिग्री जानते हैं केवल, है ना, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्या होता है हमारे पास। तो सबसे पहले मैं ना इनकी वैल्यूज़ पता होनी चाहिए। अब क्या होता था, x-2 है, x-3 है, तो उनके क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, वो तो हमें दिख जाएंगे नॉर्मली कि हाँ सर 2 और 3 इसके बीच में लाई करेगा, ये पता चल जाएगा। लेकिन ये sin 1 की वैल्यू, sin 2 की वैल्यू, और वो भी यहाँ पे रेडियन है, तो कैसे चेंज करेंगे? सुनना मेरी बात। तो क्या होता है, जैसे हमारे पास ना पाई रेडियन, वैसे रेडियन को ऐसे दिखाते हैं हम लोग, तो पाई रेडियन जो होता है वो होता है 180 डिग्री के बराबर, 180 डिग्री के बराबर। और अगर मैं एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है तो 180 अपॉन पाई हो जाएगा। अब पाई की वैल्यू लगा दो 22/7, तो 22 और ये ऊपर चला जाएगा जो y/7, अपॉन वाला 7 होगा ना, वो ऊपर पहुंच गया, 2 से काट दिया 11 और 2 9 सा 80, तो ये हो गया 630 अपॉन में 11, डिवाइड दे दिया, तो ये हमारे पास कितना हो गया 11 5 से। तो जब तुम इसको कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे पास आएगा 57 डिग्री 16 मिनट 22 सेकंड के अप्रॉक्स, है ना, ये आएगा। तो समझ रहे हो कि तुम्हारा जो एक रेडियन है वो 57 डिग्री के आसपास निकलता है, समझ रहे हो। तो नहीं कि यहाँ पे लिखा है ना साइन 57 डिग्री लिखा है आसपास, मतलब उसके क्लोज में, अगर अप्रॉक्स में समझना चाहोगे तो फिर 2 का मल्टीप्लाई है, तो 57 2 जा 104, है ना, कुछ आराम से मतलब 100 डिग्री को पार कर गया ये, है ना। वैसे 3 पे पहुँचोगे तो यानी कि तुम्हारा ये कितना हो जाएगा 150 डिग्री से पार, है ना। फिर ये 4 वाले पर 5 पे पहुँचोगे, है ना, तो तुम्हारा ये हो गया 200 डिग्री से पार। तो ये समझ लो, यानी कि ये 2 लिख रहा है ना ऐसा, रेडियन में है ये, और जब हम लोग इसको डिग्री रेडियन में, वो हाँ रेडियन में है, और डिग्री में चेंज करोगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आती है, समझ रहे हो। तो ध्यान रखना कि जो एक रेडियन है वो बड़ा होता है 1 डिग्री से, 1 डिग्री से, और ये मैं कह दूँ ये बड़ा होता है 50 डिग्री से भी, ठीक है ना। यहाँ से लिखो ऐसे कि एक रेडियन जो होता है वो 50 डिग्री से भी बड़ा है, और 1 जो है वो उससे भी बड़ा है ना, समझ रहे हो। तो बहुत बड़ा होता है ये नंबर, है ना, समझ सकते हो उससे कैलकुलेशन से, है ना। चलो, अब इनको कैसे सर, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए थोड़ी सी ना ग्राफ की ज़रूरत हमें पड़ेगी, है ना। तो साइन का ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि क्लास 10th में सभी लोगों ने पढ़ा होगा। डन। तो हमें ज़रूरत तो इतनी पड़ेगी इस साइड वाले की, तो मैं इसको ही ले लेता हूँ केवल, ठीक है, इसको ही ले लेता है, ठीक है। ठीक है ना, ऐसे कर लिया। अब साइन का ग्राफ हमें पता है कैसा होता है, ऐसे करके, है ना, इसी प्रकार से चलता है। मैक्सिमम इसकी वैल्यू कहाँ जाती है सर 1 पे, और जो मिनिमम वैल्यू जाती है वो कहाँ जाती है, जो मिनिमम वैल्यू जाती है वो हमारे पास -1 पे जाती है। डन। यहाँ पे क्या होता है, इसका मैक्सिमम मिलता है यहाँ पे और इसका मिनिमम मिलता है यहाँ पे, ठीक है। पता भी होगा थोड़ा बहुत, है ना, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, साइन π/2, है ना,
π/2 पे 1 आता है ना। साइन पाई यहाँ पे होता है 3π/2, यहाँ पे होता है 2π। डन। इस प्रकार से वैल्यूज़ होती है हमारे पास, है ना, ये चेक कर सकते हो तुम। तो अब हमारे पास क्या हुआ कि मुझे ना साइन 1 चाहिए। अब साइन 1 की वैल्यू क्या होगी, तो तुम π/, देखो पाई की वैल्यू होती है हमारे पास कितना, 3.14159 कुछ इस प्रकार से चलता है। तो π/2 निकालोगे जो कि कितना आ जाएगा, 1.57 के आसपास, है ना। तो यानी कि अगर तुम नंबर लाइन पे 1 देखना चाहोगे, है ना, तो तुम्हें चाहिए ना भाई इसका क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा साइन 1 रेडियन, इसका वैल्यू क्या आएगा साइन 2, इससे क्या आएगा साइन 3, इससे क्या आएगा साइन 4। डन। अब हमें इनको दिखाना भी तो है ये कहाँ पढ़ेंगे। तो π/2 सर यहाँ है, तो साइन 1 मतलब यहाँ पे कुछ वैल्यू होगी ना, ऐसे यहाँ से जस्ट इसके थोड़े से पास में होगा 1, तो यहाँ पे जो मिलेगी वैल्यू 1 के करस्पॉन्डिंग इस पे फंक्शन पे वो क्या होगी साइन 1, ऐसे होगा। अब पाई होता है 3 पॉइंट, देखो पाई होता है 3 पॉइंट, तो ये 3 पॉइंट है, ये 1.5 है, तो कहीं यहाँ पे होगा कहीं आसपास में 2, है ना। तो यहाँ पे ऐसे लिख देता है 1.5 है ना, ये 3 है, तो इसके मिड में कहीं यहीं आसपास में होगा 2, है ना, ऐसे करके। तो ये तुम्हारा आ जाएगा साइन 2, साइन 2। डन। अब पाई सर ये रहा 3, तो इससे जस्ट पहले क्या होगा, यहाँ पे होगा कहीं 3, तो ये उससे भी नीचे आ जाएगा ऐसे ऐसे। अब साइन 4 देखना है ना, तो उससे वैल्यू ज़्यादा आएगी, है ना, तो साइन 3 ये हो गया ना ऐसे करके। अब आ जाओ पाई आ गया, अब इससे आगे देखेंगे हम लोग, तो पाई 3.14। डन। तो इससे थोड़ा सा आगे यहाँ पे जाके होगा, अब π/2 कितना 1.5, 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4.5 के आसपास आएगा, यहाँ कहीं होगा 4, तो यहाँ पे कहीं वैल्यू आ जाएगी 4 की, तो ये होगा साइन ऑफ 4। सर आपने ऐसे कैसे लिख दिया एकदम साइन 1 साइन 2, तुम देखो π/2 पे हमें वैल्यू निकालनी है, तो क्या करते हो तुम, इसके यहीं पे तो रखते हो वैल्यू उसके x में, है ना, तो x में डालोगे तो कितना मिल जाएगा 1। अब ये हमें वैल्यू पता है। अब जब हमें कुछ नहीं पता है, जैसे हमें साइन 1 की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे साइन 1 ही तो लिखोगे, अब इसकी वैल्यू पता नहीं, तो क्या आ जाएगा आंसर साइन 1, तो वही तो मैंने किया है ऐसे। तो कैसा हमारे पास आ गया, ये इस प्रकार से आ गया 1 2 3 4, है ना। एक बार अप्रॉक्स देख लो शायद, क्योंकि यहाँ पे ना इनमें थोड़ा सा फर्क आएगा कुछ पॉइंटों का। अब देखना इसमें भी दोनों में, इन दोनों में कन्फ्यूजन रहेगा, इन दोनों में कि सर ये ऊपर है या नीचे है, ये ध्यान से देखना ये वाला पार्ट। क्लियर। तो क्यों हमें ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि सर यहाँ पे ना ये 1.5 है, अब हमें एग्जैक्ट तो नहीं पता ना किस प्रकार से वैल्यू चाहिए, है ना, तो उसके लिए हम लोग यूज ठीक है ना। क्लियर। तो ये मैं तुम देख लो, मैंने तुम्हारे सामने कुछ लिया है, तो ये रही 1, है ना, तुम देखो ये देखो π/2 यहाँ रहा ना, तो π/2 पे तुम्हें 1 मिलेगा, है ना, ऐसे फिर पाई पे 0 हो गया, ये 3π/2 पे -1 हो गया, फिर 2π पे अगेन 0 हो गया। अब तुम देखो ये वैल्यूज हैं तुम्हारे पास 1 2 3 4, इन पे चाहिए मैं। अब तुम देखो, है ना, यहाँ पे अगर मैं दिखाना चाहूँ, क्लियर, तो 3 पे वैल्यू यहाँ मिल रही है, सोच रहे हो यहाँ पे ईज वाले पार्ट्स पे, जब तुम इसको आगे बढ़ा के ले जाओगे तो समथिंग कुछ यहाँ आएगी वैल्यू, यहाँ साइन 3, है ना, तो ये होगा तुम्हारा साइन 3, है ना। अब 1 देखो तुम, सर 1 की वैल्यू यहाँ आ रही है, यहाँ पे देखो ये ना, तो थोड़ा सा यहाँ पे है ना ये, और लेकिन यहाँ पे देखो साइन 2 उससे थोड़ा ऊपर है, देखो साइन 2, तो मैं तो अभी बता देता तुम्हें वहाँ पे डायरेक्टली कि सर साइन 1 नीचे आएगा साइन 2 ऊपर आएगा, लेकिन तुम कैसे समझते सर, यहाँ पे तो हम लोग अप्रॉक्स में खेल रहे हैं, तो ये देखो अब हम लोगों ने ग्राफ को पढ़ा है, कैलकुलेट किया है, तो इसलिए तो यहाँ पे ध्यान देगा कि सर 2 1 से ऊपर वैल्यू आ रहा है ना, तो ये आ गया। अब सर साइन 4 तुम देखो ना, सर 4 यहाँ पे है, नीचे आओ तो इस पर यहाँ पे वैल्यू मिलेगी कहीं, ये रही, तो ये रहा तुम्हारा साइन 4, ठीक है ना। तो ऐसे होता है साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4। अब नंबर लाइन पे लगाओ, तो नंबर लाइन पे सबसे पहले क्या आएगा साइन 4, फिर क्या आएगा साइन 3, फिर क्या आएगा साइन 1, और फिर उससे बड़ा साइन 2। तो ये लगातार नहीं आते साइन 1 साइन 2 साइन 3 साइन 4, ऐसा नहीं आता। कैसा आता है, सबसे पहले साइन 4 आता है, फिर साइन 3 आएगा, फिर साइन 1 आएगा, फिर साइन 2 आएगा। डन।
तो मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है ना। तो अब मैं तो यहाँ पे कह देता, क्यों, क्योंकि सर ये ऊपर आएगा ये नीचे आएगा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे ऐसे एरो लगा दिया कि ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा। डन। अब नंबर लाइन पे देखो, है ना, नंबर लाइन पे देख लेते हैं इसको। चलो, तो नंबर लाइन पे ये दिखाया यहाँ पे। तो सर पहले क्या था, साइन 4 है ना, सबसे छोटा, उससे बड़ा क्या था साइन 3, उससे बड़ा क्या था साइन 1, और सबसे बड़ा क्या था साइन 2। साइन 2 सारे सर पॉजिटिव हैं, तो राइट साइड में प्लस लगा दो सर, राइट साइड में यहाँ पे प्लस रख दो। फिर सर अल्टरनेट चलेंगे क्योंकि सबकी पावर ऑड है, तो माइनस प्लस माइनस प्लस। अब तुम्हें क्या चाहिए, लेस देन और इक्वल टू। अब इक्वल टू चाहिए तो ऊपर वालों के करेंगे मार्क 1 पे और 2 पे, है ना, इन पे तो करेंगे ऐसे मार्क, और जो यहाँ पे हैं उनको करेंगे होलो सर्कल, क्योंकि ये नीचे थे। अब ले लो रीजन, ले लो इसके बीच का। तो तुम्हें क्या चाहिए सर, लेस देन वाला पार्ट, सर नेगेटिव इसके बीच में बैठा है और सर नेगेटिव इसके बीच में बैठा है। तो अब फाइनल आंसर क्या बनेगा, यहाँ पे आ गया सर साइन 4 से साइन 3, लेकिन ओपन इंटरवल के साथ यूनियन, इन दोनों को क्लोज करेंगे, है ना। तो साइन 1 से साइन 2, साइन 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर बनेगा। तो बहुत अच्छा बेहतरीन क्वेश्चन था, कुछ ट्रिकों की हेल्प हुई, है ना, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन हमने किया है। बाकी और जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इनइक्वलिटी बेस्ड, वो आप लोग ट्राई करना, है ना। कुछ क्वेश्चंस अगर होगा तो मैं कुछ डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनको ट्राई करने की कोशिश करना और बनाना, देखना कैसे क्या आंसर्स आ रहे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, सेशन बहुत मज़ेदार था, है ना, बहुत अच्छे से मैंने जितना भी पॉसिबिलिटी हो सकती थी सारी लेने की कोशिश करी, है ना। तो इसको इधर से उधर जितना भी हो सके फैलाओ, है ना, पहुंचाओ और दिखाओ कि हाँ कुछ और भी है, कुछ और भी टीचर्स जो इसको अच्छा बना रहे हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड कीप रीडिंग, ओके।